प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ये तो आपने खूब सुना होगा, यानी कि प्रैक्टिस करते करते आप परफेक्शन को पा सकते हो, लेकिन ये तब जब आपके पास बहुत सारा टाइम हो, यानी इट्स अ स्लो प्रोसेस। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम हर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। अभी हमारे पास उतना ही टाइम है कि हम बस कुछ ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और वो ऐसे क्वेश्चंस हों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों। यानी मैं लेके आई हूँ उन सारे क्वेश्चंस का सेट जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने के। यानी जब आप इन क्वेश्चंस को करके जाओगे तो यानी कि आपका प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। 99% चांसेस है कि क्वेश्चन यहीं से बने और आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा जाएगा। यानी कि आप इस क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर को, और आपको इस वीडियो को इस तरह से देखना है कि मैंने ये बताया है कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये भी बताया है कि आपको उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, यानी आपको क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं जिससे कि आपको एग्जामिनर कहीं पे भी आपका मार्क्स काट न सके, यानी आपको पूरे के पूरे स्कोर मिले। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखो, और अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखना, ताकि मैं आपके उस क्वेश्चंस को या कोई भी डाउट है उसको आंसर कर सकूं जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग जल्दी से बायोलॉजी के लिए तैयार हो जाओ एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो स्किप किए बिना देखना है। लेट्स स्टार्ट। सो देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखो, डायग्राम दिया हुआ है। जब आपको डायग्राम दिया हुआ हो तो आपको पहला काम क्या करना है? नहीं, आपको भगवान को याद नहीं करना है, आपको देखना है कि ये क्वेश्चन आपने कभी ये डायग्राम कहीं पे देखा है। आपको रिकॉल करना है कि आपने ये डायग्राम कहाँ पे देखा है, क्या आप इस चैप्टर के बारे में जानते हो, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ इस डायग्राम के बारे में नहीं पूछेंगे, वो इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो सबको पूछ सकते हैं। तो पहला काम आपने ये किया, तो क्या आपको पता चला कि ये डायग्राम कौन से चैप्टर का है? अगर किया तो क्लैप फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर है? ये है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये चैप्टर कौन सा होगा? केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। उससे ये डायग्राम दिया गया है उठा के। ठीक है, जो हमने किया है, ऐसे तो ये पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन है, लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हमें पता चल गया आधा बात कि ये किस चीज़ के बारे में पूछे हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने एक मूवमेंट दिखाया है, मूवमेंट आप देख ही रहे हो, मूवमेंट दिखाया गया है। अब पूछा है कि इस टॉपिक मूवमेंट का नाम क्या है, तो हमें पता है कि इस टॉपिक मूवमेंट का नाम क्या है, ये है कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, इस टॉपिक मूवमेंट का नाम क्या है? यह है कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, और कीमो मतलब होता है केमिकल्स, कीमो मतलब होता है केमिकल्स। ये आपको लिखना नहीं है, आपको ये मैं बस एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप भूलना चाहो तो भी भूल ना सको। ठीक है, तो ये क्या है? कीमोट्रोपिज्म है, ये है कीमोट्रोपिज्म, राइट। तो बस आपको ये मूवमेंट का नाम लिखना है। मैंने बोला प्रिसाइज आंसर लिखना है, कोई इलेबोरेशन का जरूरत नहीं है, जो पूछा गया है बस वही आंसर करना है। ठीक है, तो नहीं तो वो फिर आपका उल्टा ही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको से जो पूछा गया वही लिखना है। क्वेश्चंस बहुत हैं करने को, इसीलिए एक ही क्वेश्चन को बस यही आता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसी में एकदम लंबा चौड़ा भांज रहे, नहीं, वो काम नहीं करना है, फेंकना नहीं है, बस जो पूछा गया वो करना है। ठीक है, तो ये केमिकल है, केमिकल बोलते हैं इसलिए कि ये कीमोट्रोपिज्म है। उसके बाद पूछा गया है इस ट्रोपिज्म मूवमेंट को एक्सप्लेन द ट्रॉपिक मूवमेंट मेंशन इन वन में कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट दिया गया है? कीमोट्रोपिज्म के बारे में दिया गया है। अब इस कीमोट्रोपिज्म को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये क्या है? एक ग्रोथ का फेनोमेनन है ना। सो दिस इज द ग्रोथ फेनोमेनन, या फिर लिखते हैं फेनोमेनन ऑफ ग्रोथ इन प्लांट ऑर्गन और ऑफ प्लांट ऑर्गन in the direction of, दो बार द नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, in the direction of chemicals। ठीक है, in the direction of chemicals, this is the definition। आपके बुक में एकदम डेफिनेशन दिया हुआ है, बुक का डेफिनेशन भी आप लर्न करके आराम से लिख सकते हो। अदरवाइज ये आपके लिए हेक्टिक काम है, एक लर्न करना एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, तो आपको ऑन वर्ड्स में लिखना जैसा एक्सप्लेनेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पर कोशिश करना है कम से कम मिस्टेक करने का, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर, क्योंकि कभी कभी वो क्या करते हैं, माइंड करते हैं इस चीज़ को, और ऑब्वियसली ये आपके फेवर में नहीं जाएगा फॉर आंसर राइटिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन है लेबल द पार्ट मार्क्ड ए। अब देखो पार्ट ए किसको मार्क किया हुआ है? इसको मार्क किया हुआ है, इसको हमें लेबल करना है। तो इसका लेबलिंग क्या है? ये क्या है? पोलन ट्यूब है। क्या है? पोलन ट्यूब है।
ठीक है, पॉलन ट्यूब है। मेरा मानना है कि ये एग्जामिनेशन टाइम है, ठीक है। अब इस टाइम में आपको ये सब कुछ आना चाहिए। इन केस आपने ये सब नहीं किया है या आपके लिए ये न्यू चीज़ है, तो भी आप ध्यान से देख लो ताकि आपके क्वेश्चंस ऐसे बने और आप उसको आंसर कर पाओ। इसीलिए मैंने क्या किया, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे डायग्राम से रिलेटेड और ऐसे भी जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो उसे कलेक्ट करके लाया, सो दैट कि अगर आप इसको भी देख के जाते हो तो आपके चांसेस बने कि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको क्वेश्चन को, ठीक है। तो जिसने एकदम पढ़ाई नहीं की है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो भी क्या करें, एकदम ध्यान से देखें। हो सकता है क्वेश्चन इनमें से ही कोई हो तो आप उसको अच्छे से आंसर करें। बस ये देखना है कि आंसर राइटिंग का टेक्निक क्या है, ठीक है। आंसर राइटिंग का टेक्निक एकदम याद से देख लेना है। तो पॉलन ट्यूब होगा इसका आंसर। क्यों, आप देखो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये क्या है, दिस आर द पॉलन ग्रेन्स। इसी से एक ट्यूब निकला हुआ है, उसी से एक ट्यूब बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा आंसर। आंसर में बस वही लिखना है, पॉलन ट्यूब, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पार्ट ए अट्रैक्टेड टू। मैंने पहले ही बोला कि वो जो मूवमेंट था, मैं एक बार दिखाती हूँ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, ये ए की, कि ये किसके तरफ, अच्छा ये ए, एक बात बताओ, क्या ये और ये दोनों सेम चीज़ है? तो हाँ, अलग अलग पॉलन के अलग अलग ट्यूब्स हैं। हो सकता है एक ही ट्यूब जाएगा ना, एक ही ट्यूब जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, तो ये ट्यूब नहीं। अगर ये ट्यूब है तो आप देख रहे हो ये भी तो एक ट्यूब ही है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसका कोई दूसरा नाम होगा क्या? नहीं, इसका भी नाम वही है, क्या है, पॉलन ट्यूब। तो ये भी क्या है, पॉलन ट्यूब है। तो ये जो पॉलन ट्यूब है, बोला जा रहा है कि ये पॉलन ट्यूब जो है उसका वो क्यों अट्रैक्टेड है, किसकी तरफ अट्रैक्टेड है। जैसा कि हमने बात किया ट्रोपिज्म के बारे में, ठीक है, हमने किसके बारे में बात की, ट्रोपिज्म के बारे में बात की। तो ट्रोपिज्म क्या होता है, एक मूवमेंट होता है जो जिसमें हम लोग को आप देते हैं स्टिमुलस देते हैं। स्टिमुलस मतलब समझो एक तरह का अट्रैक्शन है। जैसे मैंने क्या किया, आपको एक पिज्जा स्लाइस दिया, ठीक, आपको पिज्जा स्लाइस दिया तो आप क्या करोगे, इधर आप सेलिवेशन होगा, आप सलाइवा जनरेट होगा आपके मुंह में, ठीक है। आप वो क्या है, वो एक रिस्पॉन्स है। आप क्या करो, पिज्जा देख के वो रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, पिज्जा देख के वो रिस्पॉन्स कर रहे हो। अदरवाइज आपका हाथ क्या करेगा, पिज्जा की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, अगर वेलकम्ड हो तो। ऐसा नहीं कि बिना मतलब कोई हाथ बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन अगर आप इन्वाइटेड हो उस पिज्जा के लिए तो आप क्या करोगे, अपना हाथ बढ़ाओगे, दिस इज द रिस्पॉन्स, राइट, दिस इज द रिस्पॉन्स, और आप पिज्जा खा रहे हो। लेकिन ये जो सलाइवा होगा, ये क्या है, एक ऐसा स्टिमुलस के लिए आपका वो स्टिमुलस था, ठीक है, वो एक आपका समझो मैं कह सकती हूँ कि एक अट्रैक्शन था, एक लालच था जिसकी तरफ आपने मूवमेंट किया, या कोई भी ऐसा एक्शन जिसके प्रति आप रिएक्शन करते हो, ठीक है, तो रिस्पॉन्ड होता है। जैसे आपने क्या किया, कोई स्नेक देख लिया, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी स्नेक को देखने के बाद बैठा तो नहीं रहेगा, ठीक है, अगर वो स्टेबल हो तो, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, स्नेक देगा। स्नेक भी क्या है, स्टिमुलस है। फिर आप बोलोगे मैम पिज्जा स्टिमुलस हो सकता है, स्नेक कैसा स्टिमुलस है? तो नहीं, स्नेक उसको भी स्टिमुलस बोलते हैं ना। स्टिमुलस मतलब एक ऐसा चीज़ जो आपको क्या करे, रिस्पॉन्स करने पे मजबूर करे, ठीक है, जिसको देख के आप रिस्पॉन्स करो ही करो, ठीक है। आपने स्नेक देखा और आप भागना चालू किए, ठीक है, दिस इज द रिस्पॉन्स, और वो क्या था, स्टिमुलस था, एक स्टिमुलस जिसके प्रति आप क्या करें, रिस्पॉन्स करें। तो यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, किसी एक स्टिमुलस की तरफ प्लांट के किसी एक ऑर्गन का बढ़ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे आपने देखा होगा सनफ्लावर, तो सनफ्लावर क्या करता है, जिधर सनलाइट हो उधर क्या करता है, मुड़ता है, तो उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब लाइट, तो वो लाइट की तरफ मुड़ता है, ठीक है, ये है। हालांकि आप लोग को ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, मैं बार बार बोल दे रही हूँ, मैं ये एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आपको ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो, और आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है तो एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन देके आप कुछ तो अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो मैं ये इसलिए समझा रही हूँ, अदरवाइज आपको टू द वर्ड आंसर लिखना है। तो ये बोल रहा है कि ये प्लांट जो ए है वो अट्रैक्टेड है किसकी तरफ, तो हमने देखा था कि प्लांट ए जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड था, तो वो था केमिकल्स की तरफ, क्योंकि ये कीमोट्रोपिज्म हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, कीमोट्रोपिज्म हो रहा है, तो ये केमिकल्स की तरफ अट्रैक्टेड है। और इस केमिकल्स के नाम लिखने हैं आपको। तो इस केमिकल का नाम है शुगर्स। हमें पता ही है ना कि प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है, राइट, तो प्लांट में तो होता ही है ना, शुगर तो होता है प्लांट में, वो बनाते हैं खुद से, ठीक है, और उसको बोलते हैं पेप्टोन्स बोल के। और एक केमिकल्स होता है, ये कहाँ पे होता है, एक्स सेल में होता है, जिसके तरफ क्या होता है, प्लांट जो होता है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है। प्लांट जो होता है, कौन प्लांट, पॉलिन ग्रेन में जो ट्यूब जनरेट होके वो जो बढ़ता है, तो उस मूवमेंट को कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। और वो किसकी तरफ बढ़ रहा होता है, केमिकल्स की तरफ बढ़ता है, उस केमिकल का नाम है शुगर्स एंड पेप्टोन्स, तो ये उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विच शो थिग्मोट्रोपिज्म। नाउ हियर कम्स अ वर्ड थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड अगर बात करें तो ये किससे, ट्रॉपिक मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो, थिग्मो मतलब क्या होता है, थिग्मो मतलब होता है टच, थिग्मो मतलब होता है टच। आपने देखा होगा बहुत सारे क्लाइंबर्स हैं जो अकेले खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है, दे नीड अ सपोर्ट, उन्हें एक सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट जब मिल जाता है तो वो अच्छे से फ्लरिश कर सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं। अगर मैं ये स्टूडेंट के एवज में बात करूँ, स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग।
स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो उसको आ तो रहा है चीज़ें, जैसे कि अगर आपको सारे क्वेश्चंस, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट आपको एक आइडिया नहीं लग रहा है या गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि आपको लिखना कैसे आंसर, ठीक है, आप लिखना कैसे आंसर, तो मैं उसे क्या कर रही हूँ, आपको एक गाइड कर रही हूँ। और जैसे आप गाइड कर रही हो, मैं आपको अपने उंगली पकड़ा रही हूँ कि लीजिए आप इस तरह से गाइडेंस लेके आप आगे बढ़िए। तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक स्कैफोल्डिंग दे रही हूँ, और मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक टच दे रही हूँ, जिससे कि आपको मैं सपोर्ट कर रही हूँ कि आप, ताकि आप क्या करें, एक अच्छे डायरेक्शन में अपना करें। वी आर टीचर्स आर ऑलवेज द फैसिलिटेटर, हम लोग फैसिलिटेटर हैं, हम लोग आपके जो भी आपका जो डेवलपमेंट है उसमें हमारा बस इतना सा ही रोल है कि हम लोग बस आपको गाइड करते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा हमारा कोई रोल नहीं है। यही रोल क्या है आपका, थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब होता है टच, कोई टच की तरफ उसको अगर मिल जाए तो वो क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा और वो आराम से ग्रो कर जाएगा। अदरवाइज उसके लिए ग्रो करना एक मुश्किल टास्क है। तो जैसे मैंने बोला, मैं एक फैसिलिटेटर हूँ, लेकिन क्या मैं नहीं रहूँ तो काम चलेगा क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर ना हो, मैं नहीं, कोई भी टीचर, आप जिसको भी आपके लिए आइडियल टीचर हो, या जो भी टीचर आपके आसपास है सब आइडियल हैं, तो उस टीचर का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो वो टीचर आपकी लाइफ में ऐसा भी कुछ नहीं करेगा, वो बस आपको गाइड करेगा और सारा काम आपको करना है, आपको चलना है, आपको पढ़ना है, आपको लाइफ के डिसीजंस लेना है, ठीक है। तो थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब है टच की तरफ जो मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल देना है जो थिग्मोट्रोपिज्म शो करते हैं, जो कि आप अपने अराउंड में बहुत सारा देखते हो। आप किसी भी एक को उठा के इस पर लिख सकते हो। मैं एक लिख रही हूँ, कैस्कटा देखा है हमने, कैस्कटा देखा है। इस कैस्कटा का टेंड्रिल्स जो होता है, ठीक है, टेंड्रिल्स जो होता है वो क्या करता है, कॉइल करता है। लेटर सपोज ये मेरा मैंने दिया एक सपोर्ट, ठीक है, ये मेरा क्या है, थिग्मोट्रोपिज्म है, मतलब एक टच है, और मेरा प्लांट है, ठीक, एक प्लांट है मेरा, उसमें क्या है, उसके कोई क्या है, स्टेम है, तो वो क्या करता है ना, ऐसे ऐसे करके कॉइल करते हैं, आपने देखा ही होगा, ऐसे करके कॉइल करते हैं और पकड़ लेते हैं ना, होल्ड कर लेते हैं प्लांट को, मतलब वो जो टच है उसको, और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, उस तरह से ग्रो करते हैं। तो दिस इज द मूवमेंट। ये आप देख लो, प्लांट का एक ऑर्गन बड़ा किसके तरफ बढ़ा है, इस टच की तरफ बढ़ा है, और ये क्या कर रहा है, इसको इसके सपोर्ट से बढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये कैस्कटा है, ये कैस्कटा का टेंड्रिल्स है, ठीक है, टेंड्रिल्स है, और ये टेंड्रिल क्या कर रहा है, इसकी तरफ मूव कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। तो टेंड्रिल्स ऑफ कैस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इतना लिखने का तो जरूरत नहीं है, आप कर ही लेंगे, इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है, ऑनवर्ड्स में लिख लेना है, पर गलती नहीं करना है, राइट। और ज़्यादा नहीं एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, ये वो नहीं करना है। 2 ही क्वेश्चन आ रहा है तो 2 ही एग्जैक्ट आंसर लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लंबा लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो करते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये है डायग्राम। तो मैंने बोला था पहले डायग्राम देखना है और समझना है कि क्या आप समझ गए हो ये डायग्राम किस चीज़ का है। अगर है तो क्लैप फॉर योरसेल्फ। उसके बाद आपको समझना है कि क्वेश्चंस क्या हैं। तो पहला प्रोसेस तो होगा डायग्राम देख के ये आइडिया लगाना कि ये किस चैप्टर से और किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये हो गया तो हाफ वर्क इज डन। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये सेटअप जो है ये कहाँ पे रखा गया है, ब्राइट सनलाइट में रखा गया है। अब हमें कोई आपको आंसर करना है। पहला आंसर करना है, नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिपिक्टेड इन दिस डायग्राम। पहले किस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को यहाँ पे दिखाया गया है। तो हमें पता है कि ये पूरा, आप देखो पहले देखते हैं डायग्राम को, ठीक है। इस डायग्राम में एक वेइंग मशीन है, यानी कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, वे कर रहे हैं कि कितना इसका वेट है, ठीक। प्लांट दिया हुआ है विद रूट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखना कि विद रूट्स दिया है तो इसका क्या होगा, और विदाउट रूट दिया हुआ है तो इसका क्या होगा। चलिए तो पहले हम लोग करते हैं कि विद रूट्स है, ये याद रखना है, रूट्स है। पहली बात, वाटर के साथ एक जार है। आप देखो यहाँ पे एक ऑयल का लेयर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक ऑयल का लेयर दिया हुआ है। ये सेटअप है, एक प्लांट है बस, और इसको कहाँ पे रखा गया है, ब्राइट सनलाइट में। हमें पता है कि जब ब्राइट सनलाइट में रखा जाए तो 2 तरह के चीज हो सकते हैं, क्योंकि रूट है, ठीक है। अगर ये ट्विग होता, कोई रूट नहीं होता, तब आंसर अलग होता। अभी चूंकि रूट है तो पहला प्रोसेस जो हो रहा है वो हो रहा है एब्जॉर्प्शन बाय रूट, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, सिंस कि ये सनलाइट में रखा गया है तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली स्वेटिंग होगा इसका, यानी कि ट्रांसपीरेशन, ठीक है, वाटर लॉस, ट्रांसपीरेशन, ये 2 प्रोसेस होगा। इस पे क्या क्या होगा, ऑब्जॉर्प्शन बाय रूट्स एंड ट्रांसपीरेशन। तो रूट है इसीलिए हमने क्या किया, एब्जॉर्प्शन भी लिखा है। अगर रूट ना हो तो सिर्फ ट्रांसपीरेशन होगा। ये था हमारा पहला आंसर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। उसके बाद है वाई वॉज ऑयल एडेड इन द वाटर। इस वाटर में आप देख ही रहे हो एक लेयर ऑफ ऑयल दिया गया है। तो अगर आप लोग
कर रहे हो, ये आपने किया है ये पहले, तो आपको अभी तक अच्छे से पता चल गया होगा कि जब भी हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट सपोज जब हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, तो उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग वाटर डालते हैं, कोई भी अगर रिएक्शन देखना है तो पहले हम लोग उसमें एक ऑयल का लेयर डाल देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक ऑयल का लेयर डाल देते हैं। इस ऑयल का लेयर को हम लोग क्यों डालते हैं, क्योंकि हमें देखना है कुछ मेन प्रोसेसेस के बारे में, जैसे कि देखो हमें देखना है एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं, ट्रांसपिरेशन हो रहा है कि नहीं, उसका क्या रेट है, क्या है नहीं, वो उसके बारे में डिस्कस करना है। पर इस बीच एक और है जो क्या करता है, टेक प्लेस कर लेता है, जिसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन। अगर इवेपोरेशन हो जाए तो फिर तो पूरा गेम ही पलट जाएगा, है ना। इवेपोरेशन अगर हो जाए तो हमें क्या है, एग्जैक्ट आइडिया लगेगा ही नहीं कि एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ है कि नहीं, तो ये हमें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, एक ऑयल का लेयर डालना है जो कि जिससे क्या हो, इवेपोरेशन रुक जाए, ठीक है। तो हमने ऑयल का लेयर क्यों डाला है, सो टू प्रिवेंट इवेपोरेशन। तो ये क्या है, इवेपोरेशन, यहाँ पे हमारे लिए एक अननेसेसरी वाटर लॉस हो जाएगा जो कि हम नहीं चाहते हैं फिलहाल, ठीक है। ये हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या था, when placed in bright sunlight for 4 hours, what do you observe with regard to the initial and the final weight of the plant। तो हमने ये करना ही वही है, सेटअप ही हमने इसीलिए ऐसा किया है, ठीक है। क्यों क्या है कि हमें वो मेज़र करना है कि इसका वेट क्या होता है, यानी किसका वेट, हमारे प्लांट का वेट कि क्या रहता है। तो हमें पता है 4 आवर्स हमने क्या किया है, सनलाइट में रखा है, तो ऑब्वियस ही बात है क्या होगा, और ट्रांसपिरेशन होगा, ऑल द एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपिरेशन, ऑब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन होगा। हमें हमेशा से हम जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन का रेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के रेट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि जो फाइनल वेट है वो क्या होगा, लेस होगा, लेसर देन द इनिशियल वेट, ठीक है। फाइनल वेट जो है वो क्या होगा, इनिशियल वेट से कम होगा। क्यों, पहले आपका क्या था, प्लांट जो था उसमें कोई भी तरह का रिएक्शन नहीं हुआ था, कोई कुछ प्रोसेस नहीं हुआ था, ठीक। हमने इसे सनलाइट में डाला, ऑल्दो प्लांट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब तो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन उस वाटर का क्या हो रहा है, लॉस भी तो हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने उसे क्या किया है, सनलाइट में रख दिया है ना भाई, हमने उन्हें 4 आवर्स सनलाइट में रख दिया है। तो अगर हम किसी भी प्लांट को, अगर आपको मैं खुद को खड़ा करने बोलूँ 4 आवर्स सनलाइट में, तो आप तो स्वेट करोगे, तो जाहिर से हमारा भी क्या होता है, एनर्जी एकदम खत्म हो जाता है ना, सनलाइट में रहने से। तो ऑब्वियस ही बात है कि प्लांट भी है तो प्लांट का भी सेम सिचुएशन होगा, वो वाटर लॉस करेगा। और पहले से हमें पता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, ऑब्वियसली ये एब्जॉर्ब भी कर रहा है वाटर को, लेकिन लॉस भी तो कर रहा है, और ये लॉस जो है वो ज़्यादा है। इसीलिए जो फाइनल वेट क्या होगा, इट विल बी लेसर देन, कम होगा किससे, इनिशियल वेट से, क्योंकि पहले कोई प्रोसेस नहीं हुआ था तो वाटर का क्वांटिटी क्या था, ज़्यादा था। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत क्लियर हो गया। गिव अ सुइटेबल रीजन फॉर योर आंसर। तो रीजन तो हमने दे ही दिया, क्यों, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेंशन करना है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या है, ज़्यादा है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है, वो क्या है, ज़्यादा इज ऑब्वियसली हायर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप चाहो तो अभी भी लिख सकते हो वीडियो पॉज करके, या फिर बाद में आराम से देख के भी लिख सकते हो, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स रीजन टू द लेवल ऑफ द वाटर व्हेन दिस सेटअप इज प्लेस्ड इन, पहला ह्यूमिड कंडीशंस, दूसरा विंडी कंडीशन। तो हम लोग को पता करना है कि ह्यूमिड कंडीशन, अभी तो हमने कहाँ रखा है हमने अपने सेटअप को, सनलाइट में, ब्राइट सनलाइट में, ठीक है। अगर हम इस सेटअप को उठा के एक ह्यूमिड कंडीशन में रखें तो क्या होगा, और अगर हम लोग ये विंडी कंडीशन में रख दें तो क्या होगा। तो हमें पता है कि जब ह्यूमिड कंडीशन में रखेंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या होगा, डिक्रीजेस इन ह्यूमिडिटी और ह्यूमिड कंडीशन, ह्यूमिडिटी। तो हमें पता है कि ह्यूमिडिटी जब भी हो तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हमने देखा था कि हमारा जो फाइनल और इनिशियल वेट का जो डिफरेंस आया था वो क्यों आया था,
वो आया था ट्रांसपिरेशन की वजह से, ठीक है। अब हमारा ट्रांसपिरेशन यहाँ तो हो नहीं रहा है, हो रहा है पर बहुत कम हो रहा है, तो यानी कि हमारा जो चेंजेस है फाइनल और जो इनिशियल और फाइनल वेट का वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, ह्यूमिडिटी का। और विंड कंडीशन क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस इन विंडी कंडीशन। जब विंडी कंडीशन होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होता है, और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, फाइनल वेट, और फाइनल वेट क्या होगा, और घट जाएगा, वेट जो होगा वो और घट जाएगा। तो समझ रहे हैं। अगर देखो मेन क्या है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, और वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो वो जो आपका लेवल था, ठीक है, वो क्या होगा, घटता चला जाएगा। यानी वाटर जो है, ये क्वांटिटी जो है वो कम होता चला जाएगा, ठीक। और ये क्या होगा, लेवल घटता जाएगा। तो ये जो आपका लेवल था, ऑयल का जो लेवल हमने डाला था, वो एक तरह से हम लोग ऑब्वियसली वाटर को तो हम लोग इवेपोरेट होने से बचा रहे थे, तो ये ऑयल का लेवल से हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा वाटर का लेवल क्या हुआ है, वाटर का अमाउंट क्या हुआ है, घट गया है, और वेट तो है ही, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा कि कंडीशंस बदलने पे कैसे आंसर्स आते हैं। मेंशन एनी 3 एडेप्टेशन फाउंड इन प्लांट टू ओवरकम द प्रोसेस मेंशन इन 1। देखो कोई भी ऐसा कंडीशन जो क्या होगा 1 में, यानी कि आप देखो सॉरी 1 में, मतलब हमने 1 में क्या किया है वो देखते हैं पहले। पहला नेम द साइक्लो, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपिरेशन, मोस्टली हम लोग ट्रांसपिरेशन का जिक्र करें। ट्रांसपिरेशन में क्या कंडीशन हम लोग ऐसा डालें कि हमारा क्या हो, ये जो ट्रांसपिरेशन है ये क्या हो जाए, कम हो जाए, तो प्लांट जो है ओवरकम कर जाए इस प्रोसेस से। तो पहला क्या होगा, जैसे हमने पता है कि हमेशा ट्रांसपिरेशन क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम हो तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। तो हमें पता, इसीलिए तो हमने ब्राइट सनलाइट में रखा, और ब्राइट सनलाइट की वजह से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा था, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है वो हो रहा है ज़्यादा, तो हमें क्या करना है कि उसको ओवरकम करने के लिए, जैसे देखो 3 एडेप्टेशन, पहला एडेप्टेशन मैं बोलूँ तो वो एडेप्टेशन होता है क्या, जब आप देखते हो प्लांट जो होता है उसमें क्या होता है, वो उसका क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है वो क्या होता है, श्रंकन हो जाता है, श्रंकन स्टोमेटा। और ये कहाँ पे होता है, श्रंकन स्टोमेटा, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो। आपने देखा होगा कि कैक्टस और कोई ऐसा जेनोफाइट मैंने पहले ही बता रखा है। जेनोफाइट क्या होते हैं, जो ऐसे हैं जो कम वाटर कंडीशन, लेस वाटर कंडीशन वाले एरिया में भी रह सकते हैं, जनरली डेजर्ट एरियाज में। तो अगर वैसे कोई रेगिस्तान वाले एरिया में कोई प्लांट रह रहा है तो वो प्लांट जो है वो क्या करता है, आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है, स्पाइन्स होते हैं इंस्टेड ऑफ लीव, है ना, स्पाइन्स होते हैं, ठीक है। तो स्पाइन्स जो होता है वो क्या है, इट इज़ नथिंग बट द अडेप्टेशन। उन्होंने क्या किया, अडेप्ट कर लिया है कि स्पाइन बना लिया है कि ना ही, देखो वो लीफ रहेगा तो उसमें स्टोमेटा होंगे, जितना वाइडर होगा लीफ उतना ज़्यादा नंबर्स ऑफ स्टोमेटा होंगे, जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा होगा, स्टोमा इज द सिंगुलर, स्टोमेटा होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अगर लेट अस सपोज यू हैव अ बॉटल, ठीक है, मैं देखूँ तो ये एक बॉटल है, ठीक। अब इस बॉटल मैंने एक होल किया, थोड़ा पानी निकलेगा, दूसरा होल किया, तीसरा होल किया, अगर मैं जितने ज़्यादा इसमें होल करती जाऊँगी पानी उतना ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। छन्नी का एग्जांपल देख सकते हो आप उससे क्या करते हैं, हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, वाटर ज़्यादा होता है, कम प्लेस हो निकलने का तो कम होता है, तो ये होल जो है वो कम हो, तो आपका जो स्टोमेटा है लीफ पे डिपेंड करता है, जितना लीफ वाइडर उतना ज़्यादा स्टोमेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्वियसली ज़ेरोफाइट्स जो होते हैं, यानी कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्या, वाटर लॉस वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जब वो वाटर लॉस अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं तो उन्हें स्टोमेटा का कोई ज़रूरत है नहीं। स्टोमेटा का ज़रूरत है बिकॉज फोटोसिंथेसिस तो उसी से होगा, लेकिन कम अमाउंट में, बिकॉज अभी आपके पास 2 शर्त है। एक शर्त है कि क्या आपको पानी पीना है या आपको फूड खाना है, ठीक है, यू हैव अ कंडीशन। अब आपका क्या है, सर्वाइवल के लिए आपको क्या चाहिए, एक ही चीज़ मिलेगा, ठीक। अगर ऐसा कोई पूछे कि आपको एक ही चीज़ मिलेगा, या तो वाटर या तो फूड, क्या चाहिए, तो वी ऑब्वियसली विल चूज वाटर, है ना। कोई भी ऐसा बेवकूफ़ इंसान नहीं होगा जो क्या करेगा, फूड को चूज़ करेगा, क्योंकि पता है अगर वाटर ही नहीं रहा तो फूड का क्या करेंगे, फूड को तभी मतलब टेस्टी भी लगता है जब वाटर हो साथ में, राइट।
तो वाटर, इसी तरह से हमारा जो ज़ेरोफाइट्स हैं बेचारे, उनके पास भी यही कंडीशन होता है कि क्या चाहिए, फूड दूं या फिर वाटर, तो दे ऑब्वियसली चूज वाटर। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने लीफ को अडेप्ट कर लिया है, स्पाइंस बना लिया है, ठीक है। स्पाइंस आपने देखो कांटे कांटे जैसा, तो उनके पास लीव्स नहीं होते हैं, स्पाइंस होते हैं, ऑल्दो स्पॉन्जी होते हैं, इसमें वाटर क्या होता है, बहुत देर तक रहता है, वैसा होता है। आपने कोई लीफ भी देखा होगा, एक लीफ जो होता है वो एक होता है चौड़ा टाइप का, ठीक है, वाइडर, और एक लीफ होता है ना मुड़ा मुड़ा सा होता है, ठीक है, मुड़ा मुड़ा सा लीफ होता है, आपने देखा होगा ऐसा लीफ। ये भी क्या है, दिस इज नैरोइंग ऑफ लीव्स, इसको बोलते हैं नैरोइंग लीव्स, ठीक है। और भी इसके नाम हैं, ठीक है, आप जो चाहे बुक में जो दिया हो या आपको जो रेलिवेंट लगता हो वो आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये 3 अडेप्टेशन मैंने लिखे, और अडेप्टेशन भी आपकी बुक में मेंशन है, तो आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो चूंकि 3 अडेप्टेशन पूछा है, 3 अडेप्टेशन हैज बीन आस्क्ड, कोई भी 4-5 अडेप्टेशन नहीं लिखेगा, लिखोगे तो पेनल्टी भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जितना पूछा गया है बस उतना ही आंसर करेंगे, वी डोंट हैव टू एक्ट ओवर स्मार्ट, राइट। कुछ बनने का जरूरत नहीं है, हमें जितना पूछा है हम उतना ही लिखेंगे। श्रंकन स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा छोटा हो जाता है, स्पाइंस होते हैं, स्पाइंस बन जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, नैरोइंग हो जाता है लीव्स का, लीव्स नैरो हो जाते हैं, मैंने बताया था वाइडर लीव्स, वाइडर लाइक मोर ट्रांसपिरेशन, इस नैरो लीव्स लेस ट्रांसपिरेशन। इससे हमने क्या किया, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ओवरकम कर लिया, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, और अपने लैंग्वेज में भी आप अच्छे से आंसर को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सप्लेन द टर्म गटेशन। मैंने बोला था गटेशन क्या है, तो गटेशन क्या, हमें पता है स्टोमेटा में ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन होता है किसकी वजह से, स्टोमेटा की वजह से, और किस फॉर्म में निकलता है, तो वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर निकलेगा, ठीक है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, वेपर नहीं, बाय और थ्रू, ठीक है, बाय नहीं, थ्रू पोर्स कॉल्ड हाइडाथॉट्स, ठीक है, वो था स्टोमेटा, ये है हाइडाथॉट्स, ठीक है, हाइडाथॉट्स, इस तरह से याद कर लेंगे, ठीक। हाइडाथॉट्स भी क्या होता है, पोर्स होते हैं, और ये क्या होगा, गटेशन इज ऑल्सो द वाटर लॉस। आपने देखा होगा कि जब भी नॉर्मली आप देखे होंगे लीफ के कॉर्नर में, राइट, लीफ के कॉर्नर में वाटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे ऐसे आप देखते हो एक्यूमुलेटेड होते हैं, आप वाटर लॉस ही है एक, ठीक है। तो ये हाइडाथॉट्स के थ्रू क्या होते हैं, वाटर ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू वाटर का लॉस होता है। इसमें तो ये तो हमें दिखता नहीं है, ट्रांसपिरेशन में नहीं दिखता है क्योंकि वाटर वेपर है, ऑल्दो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग इसको भी देख पाते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर कि गटेशन क्या है। तो गटेशन को डेफिनेशन लिखना है, तो गटेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है गटेशन, आधा लिखा है तो आप पूरा कर लेना। गटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ठीक है, गटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ और इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ओके, थ्रू पोर्स विच इज कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, हाइडाथॉट्स, ठीक है, क्या है, हाइडाथॉट्स, ये हाइडाथॉट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और मेरे हिसाब से इतना ही आंसर आपको लिखना है और यही आपके लिए एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो अब आगे हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन हम लोग सबका फेवरेट है क्योंकि हमने इसमें डिटेल में काम किया है। एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स वाला चैप्टर नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन बाय रूट इसी चैनल पे होगा, ठीक है। तो आप ये वाला क्रॉस सेक्शन देख के इतना तो क्लियर हो जा रहा है कि ये क्या है, ये और दिया भी हुआ है कि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किस पार्ट का, क्रॉस सेक्शन ऑफ द रूट का, ठीक है, रूट हेयर जोन के। तो इसके से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन आंसर डील करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि नेम द पार्ट्स इंडिकेटेड बाय द गाइडलाइंस 1 to 4। फर्स्ट ऑफ ऑल लेबलिंग करना है, सिंपल सा बात है भाई, लेबलिंग करना है। आप देखो पहला क्या है, ये है, तो ये एरिया को याद करोगे या फिर वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। ये जो आपका एरिया है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये क्या है, रूट हेयर सेल्स है। ऑफ कोर्स ये बात है, ये सेल है, ठीक है, तो ये क्या है, रूट हेयर सेल्स है, राइट। नाउ लेट्स कम टू 2। अब 2 में देखो ये सारी चीज़ के बारे में बात की गई है, जिससे क्या ये क्या है, ऑब्वियसली क्या है, सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स। हम लोग को तो पता ही है ना कि
यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वाला रूट की बात हो रही है, तो रूट कहाँ पे होता है? सॉइल के अंदर होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, सॉइल के अंदर होता है, तो सॉइल से वो वाटर और मिनरल रहता है, तो ये क्या है? सॉइल पार्टिकल्स हैं, राइट। देन कम्स टू थर्ड, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है? मैंने बोला था, बहुत अच्छा मैं डिटेल में समझाया था कि पहला क्या होगा? रूट हेयर होगा, फिर कॉर्टेक्स होगा, फिर आपका दूसरा सेल है वो होगा, पेरिसाइकल होगा, फिर ये क्या आएगा? ये आएगा आपका जाइलम। ये क्या है आपका? जाइलम। ये चैनल है, टिश्यू है, आपको पता ही है इसके बारे में, जाइलम है ये, ओके। एंड देन फोर्थ इज नथिंग बट कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स सेल, ओके। फोर्थ इज कॉर्टेक्स। तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपका सॉइल पार्टिकल्स है, नंबर 1 रूट हेयर की बात हो रही है, उसके बाद फिर ये कॉर्टेक्स सेल है और ये आपका जाइलम टिश्यू है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन डन, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा, ये तो बहुत ही ईजी था और हमने डिटेल में इसको किया भी है, ठीक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोलता है विच, दिख रहा है आपको, ठीक है, विच इज द प्रोसेस दैट इनेबल्स द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट हेयर। अब क्या है? ये सॉइल है आपका, ठीक है, ये सॉइल है आपका। अब इस सॉइल से जो वाटर है वो क्या हो रहा है? रूट के अंदर आ रहा है, ठीक है, रूट के अंदर आ रहा है। आप देख रहे हो ये A1 A2 ये मूवमेंट हो रहा है, यानी रूट के अंदर जा रहा है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? ये कौन से प्रोसेस के थ्रू ऐसा होता है? तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चों को इसमें डाउट होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो, कि सॉइल हो अगर, ठीक है, सॉइल से हमें क्या मिलता है? वाटर एंड मिनरल। क्या मिलता है? वाटर एंड मिनरल, ये मिलता है सॉइल से, हमको लेना पड़ता है, रूट को लेना पड़ता है मतलब, ठीक है। तो ये जो रूट हेयर है इसको सॉइल चाहिए अंदर में, तो क्या करेगा? ये एब्जॉर्प्शन करेगा। और एब्जॉर्प्शन कब होगा? एब्जॉर्प्शन मतलब वाटर और मिनरल का मूवमेंट, यानी वाटर का मूवमेंट अगर का बात किया जाए तो वाटर का जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते थे? क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो बोला गया है कि विच इज द प्रोसेस दैट इनेबल्स द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट हेयर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस जो क्या करता है? वाटर को अंदर आने के लिए इनेबल करता है। क्यों करता है? तो बाहर के वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बाहर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, अंदर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो है। और लो क्यों है ये भी मैंने बताया था, सेल सैप की वजह से है। सेल सैप में मिनरल का अमाउंट ज़्यादा है और बाहर मिनरल का अमाउंट कम है, जिसकी वजह से फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया है, ठीक है। तो इसीलिए ऑस्मोसिस जो है ये आपका प्रोसेस होगा जिसके वजह से वाटर क्या करता है? इनसाइड जाता है, वाटर अंदर जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये दो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस, और समझो कि फ्री का मार्क्स वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इतने अच्छे से किया हुआ है, ये सब तो बनता है करना, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द प्रेशर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरोस, डिफाइन इट। पहले देख लेते हैं कि कौन सा मूवमेंट यहाँ पे दिखाया गया है, और एरो के थ्रू, ठीक है, एरो के थ्रू हम लोग को जो मूवमेंट दिखाया गया है, आप देख रहे हो कि एरो के थ्रू जो मूवमेंट है उस मूवमेंट यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है। मैंने बताया था या नहीं भी देखा है वीडियो तो मैं बता दे रही हूँ कि क्या होता है कि आपका रूट है, ठीक, और आपका सॉइल पार्टिकल्स है, वाटर अंदर जाएगा, ठीक। क्या यही एक प्रोसेस है? उसके बाद ख़त्म, वाटर एब्जॉर्ब हो गया। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक बार कि अगर आपका डिलीवरी बॉय, जैसे आप क्या करते हो, कोई भी खाना ऑर्डर कराते हो, ठीक है, स्विगी, जोमेटो, व्हाटएवर इट इज़, अगर आप उससे खाना ऑर्डर करा रहे हो तो आपका डिलीवरी बॉय क्या करेगा? जाके आपके खाने को पिकअप करेगा, ठीक है। पिकअप करना, वहाँ से जो वो पिकअप कर लेगा, क्या हो गया? आपको खाना मिल गया, आपने खा लिया? बिल्कुल नहीं, है ना। आपको खाना तो तब मिलेगा ना जब वो डिलीवरी बॉय आपके रूम तक पहुँचेगा और आपको खाना डिलीवर करेगा, ठीक है। जब आपको खाना डिलीवर करेगा तब जाके आपको ऑब्वियस सी बात है खाना मिलेगा और आप खाओगे। तब तक तो आप बस इमेजिन नहीं कर सकते हो खाने को, है कि नहीं, कि हाँ वो उसको डिलीवर, और ये हमें नोटिफिकेशन मिलता रहता है कि भाई डिलीवर हो गया है, और हमें लगता है भाई जल्दी आओ अब खाना, ठीक है। तो ये क्या है? ये तब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है जब तक कि आपको वो खाना मिल ना जाए, है ना। तो वो खाना मिल जाना यानी कि जाइलम तक खाने का मतलब वाटर का पहुंचना। यहाँ पे खाना मैंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ वो हम लोग मूवमेंट, किस मूवमेंट की बात कर रही हैं?
वाटर के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो मूवमेंट है, यानी कि आप देखो कि वाटर हेयर यहाँ पे ऑस्मोसिस हुआ तो वाटर जो है इनसाइड आ गया रूट हेयर के, पर क्या वो यही तक खत्म हो गया चीजें? नहीं, फिर चीजें आगे भी तो बढ़ रही है ना। आप देखो ये मूवमेंट तो होता ही रहे, कब तक, कहाँ तक जाएगा? ऑब्वियसली जाइलम, फिर जाइलम के बाद ये अपवर्ड मूवमेंट होगा और ऑल द प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और कहाँ पे लीव्स को इसको देना है ना वाटर, ये लीव्स को देगा सो दैट कि फोटोसिंथेसिस कैन बी टेकन प्लेस, है ना। ये क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस इस तरह से चलता है, यानी ये जो इनवर्ड मूवमेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि आपका क्वेश्चन है कि ये जो डायरेक्शन दिखाया गया है, ये प्रेशर कौन से प्रेशर की वजह से ऐसा होता है? तो मैंने पहले ही बोला था कि इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर बोलते हैं। इस प्रेशर को क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर बोलते हैं। और अगर इसको डिफाइन करने की बात की जाए तो इट इज और यू कैन राइट रूट प्रेशर इज अ पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। कैसा प्रेशर है ये? एकदम पॉजिटिव प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर इन जाइलम चैनल बोल सकते हो, ठीक है, जाइलम चैनल। एक मिनट, तो आप इसको बोलोगे कि रूट प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर ऑफ कोर्स जाइलम चैनल पे, या आप इसको जाइलम टिश्यू भी बोल सकते हो, यही ज़्यादा बेहतर होगा, हम लोगों को कंफ्यूज करने से अच्छा है। जाइलम टिश्यू पे, ठीक है, किस वजह से? ड्यू टू इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट हेयर्स, ठीक है, रूट हेयर्स। मैं ये लिख तो दे रही हूँ, ठीक है, बट यू डोंट हैव टू कॉपी इट। आपको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, आपको खुद से एक्सप्लेनेशन लिखना है, बिकॉज आप जानते हो रूट प्रेशर क्या है। और एक तो आपके बुक में डेफिनेशंस दिए हुए हैं, मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर बुक में डेफिनेशन दिए हुए हैं तो आप बुक के डेफिनेशन को डेफिनेटली चूज़ करो, प्रेफर करो, प्रेफरेंस दो। क्यों? क्योंकि आपका जो बुक का जो डेफिनेशन है उसमें कोई मिस्टेक, ग्रामेटिकल वगैरह नहीं है, और दे चेक, है ना। मैं बोली थी कि वो माइंड करते हैं अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है समटाइम्स, और वो भी डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे, लेकिन हमें ये सोच के चलना है कि दे माइंड, ओके, वो माइंड करते हैं कि अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है या सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती है कहीं पे भी, तो दे कैन कट मार्क्स, तो मार्क्स कैन बी डिडक्टेड दैट टाइम। तो उस टाइम में आप वो नहीं कर सकते हो ना कि भाई मेरा मार्क्स कहाँ कट गया, सारा तो आंसर सही था, आपने अब स्पेलिंग गलत लिख दिया, या फिर आपका सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं था सही। इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर बुक में अगर डेफिनेशन, जबकि और ये सारा डेफिनेशन श्योरली दिया हुआ है बुक में, तो अगर आपको ऐसे डेफिनेशंस मिल रहे हैं या आपको नोट्स प्रोवाइडेड है, या आपने मेरी पिछली वीडियो दिया है तो मैंने उसमें सारे डेफिनेशंस लिख रखे थे, तो अगर आपने वहाँ से भी कॉपी किया है, जहाँ कहीं से भी आपने कॉपी किया, अगर आपके पास एग्जैक्ट है तो प्लीज़ प्रेफर दैट। अदरवाइज इफ़ यू हैव कमांड ऑन योर लैंग्वेज, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने से ओन वे में लिख सकते हो। ऑब्वियसली दैट इज़ फार बेटर देन एनीथिंग एल्स, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आप थोड़ा सा मार्क्स के लिए भी सोच रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे मिस्टेक्स नहीं करोगे। समझ आया कॉन्सेप्ट? मैं आपका, ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगी। आपकी गारंटी है कितना से कितना सिली मिस्टेक से बचना, ये आपको मुझे देना है, ठीक है। ये हम लोग कर लेते हैं एक सिम्बायोसिस एसोसिएशन, है ना, पढ़ा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका रूट प्रेशर। रूट प्रेशर तब यहाँ पे प्रेशर वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि अगर एक बार मूवमेंट हो जाता, वाटर इनसाइड आ जाता, ऑस्मोसिस हो जाता, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन ये जो बार बार, क्योंकि मैंने बोला जैसे इसमें भी दिया हुआ है A1 देन A2, ये जो देख रहे हो ना बार बार ये अंदर जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसको जाइलम तक जाना है, जाइलम तक जाना है, इसको तो ऐसा करना पड़ेगा। इसीलिए ये क्या करता है, एक अप्लाई करता है प्रेशर रूट हेयर में, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया आपके लिए। और ऑब्वियस ही बात है, मैंने बोला भी है, बार बार बोलती हूँ कि आपको आंसर्स एकदम प्रिसाइज रखने हैं, जितना कि आपको चाहिए बस उतना ही करना है, राइट। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ दिस प्रेशर, रूट प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है, हमने रूट प्रेशर किया है इससे पहले। ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ दिस प्रेशर समटाइम्स ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फाउंड along the leaf margins of some plants, especially in the early mornings. What is the phenomenon called? तो देखो, आप सब ने नोटिस किया होगा, देखा होगा कि क्या होता है जब आपने देखा होगा एक लीफ होता है, ठीक, स्पेशली मॉर्निंग्स में, ठीक। जब आप नोटिस करते होगे कितने लोग अर्ली मॉर्निंग
में जगते हैं, ये भी डिपेंड करता है। तो बता देना कितने लोग कितने बजे, आप लोग का रूटीन क्या है, कब कौन कितना सुबह कौन जगता है, ठीक है। ऑल्दो मैं तो कहूँगी कि अगर आपके स्कूल्स नहीं, अभी आपके स्कूल नहीं है अगर, तो मॉर्निंग में पढ़ाई करो जग के, तो उस समय क्या होता है ना, फ्रेश होता है माइंड आपका, एनवायरनमेंट मिलता है आपको, और आप क्या करते हो, कुछ भी लर्न करो या कुछ भी समझने की कोशिश करो तो वो क्या हो जाता है, एकदम से आपको चीज़ें एकदम से दिमाग में जाती हैं। तो कोशिश तो करना ही चाहिए, है ना, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ये क्या होता है, तो आप जब अगर देखते होगे, अगर आप मॉर्निंग में आज से उठने लगे और आपने देखा, तो आप देखते होगे कि ऐसे करके जो रूट्स हैं उसके किनारों पे, है ना, उसके कॉर्नर्स पे ऐसे थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स जैसे वाटर क्या होते हैं है ना, आपको देखने को मिलता ही होगा, ऐसे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देखने को मिलते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप भी देखे हो, बहुत लोग देखे भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी देखे होंगे, तो आज से देखने की कोशिश करना है तो मॉर्निंग में उठना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आप देखते होंगे। इस प्रोसेस को पूछा गया है कि इसको क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस का सीधा सीधा नाम है गटेशन। इस प्रोसेस का सीधा सीधा नाम है गटेशन। अब मैं बता देती हूँ कि थोड़ा सा कि गटेशन क्या है। तो गटेशन इज ऑल्सो द वाटर लॉस, ठीक है। किसकी वजह से, रूट प्रेशर की वजह से, रूट प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, वाटर जो हो रहा है वो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि एक वर्ड हमने पढ़ा गटेशन और हमने एक वर्ड पढ़ा है ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन में भी वाटर का रिलीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन ट्रांसपीरेशन में जो वाटर रिलीज होता है वो वेपर के फॉर्म में होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वेपर के फॉर्म में होता है। लेकिन गटेशन में जो वाटर रिलीज होता है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, राइट, वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। यानी कि जब आपका गटेशन होता है, ये तो आप बिल्कुल देख पाते हो और देखते हो, मैंने बोला भी बहुत सुंदर भी लगता है देखने में, ठीक है, ये आप देख पाते हो। लेकिन ये जो रिलीज होता है, यानी जो ट्रांसपीरेशन होता है, क्या किसी ने ट्रांसपीरेशन देखा है? देख तो नहीं सकते हैं भाई, देख कैसे सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वेपर, राइट। तो आप ट्रांसपीरेशन देख नहीं सकते हो। ऑल्दो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट से ये जाना कि हम लोग ट्रांसपीरेशन को मेजर कर सकते हैं कि क्या ट्रांसपीरेशन हुआ है, कितना हुआ है, हुआ भी है या नहीं, एब्जॉर्प्शन को मेजर किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। पर ये गटेशन हम लोग को दिखता है, ठीक है, क्योंकि ये फेनोमेना क्या है, ऑब्वियसली ड्रॉपलेट्स है, तो ड्रॉपलेट्स तो दिखेगा। तो क्वेश्चन था, ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ दिस प्रेशर समटाइम्स ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो ये ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो मार्जिन, लीफ के मार्जिन में कलेक्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वो फेनोमेना कहलाता है गटेशन। और ऑब्वियसली बात है, सिर्फ पूछा है नाम, व्हाट इज द फेनोमेना कॉल्ड। जब ये पूछा है कि क्या बोला जाता है उसको, तो गटेशन लिख के काम खत्म। उसके अलावा आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। अब मैंने आपको बोला है, बार बार याद रखिएगा कि आंसर्स बहुत प्रिसाइज रखने हैं, आंसर कभी भी आपको लेंदी नहीं करना है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना है। मैं ये बोल देती हूँ क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, हम लोग एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ व्यू से सारे चैप्टर्स को कर रहे हैं, तो 10 क्लास के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उसको मैं वन शॉट में कराने की कोशिश कर रही हूँ, 1 by 1, सो दैट कि आपका एक रिवीजन हो जाए, ठीक है। आप क्या करो, उसको एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी जल्दी जल्दी देख लो एग्जाम से पहले, तो आपका एक रिवीजन सेशन हो जाता है। और इससे क्या होता है कि आपने जो पढ़ रखा है, अभी तो ऑब्वियस ही बात है, अभी ये टाइम है, आप न्यू कुछ पढ़ने से अच्छा आप क्या करो, रिविजन पे ज़्यादा फोकस करो। ऑब्वियसली ये एग्जाम का टाइम आ गया, तो अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वो वैसे चीज़ों पर फोकस करना है जहाँ से आपका रिविजन अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने से अपना मैंने से एक समरी कर लिया उस पूरे चैप्टर का, और समरी करके मैं आपके सामने लेके आती हूँ। तो इसीलिए इसके लिए इस वीडियो को बिल्कुल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ द रूट हेयर सेल एज इट वुड अपीयर इफ एन एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर इज एडेड टू द सॉइल क्लोज टू इट। यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आई होप ये आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। पहला बोला ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ द रूट हेयर सेल, ठीक है। पहले बोला इतना बात कि आपको क्या करना है, एक रूट हेयर सेल का डायग्राम ड्रॉ करना है। कब, किस कंडीशन में, व्हेन इट वुड अपीयर इफ एन एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स इज एडेड टू द सॉइल क्लोज टू इट। अब यहाँ पे 2 टर्म आ गए, ठीक है। अब 2 टर्म आ गए, तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होंगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करेंगे, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट मैटर करेगा कि क्या आपने इसको एक्चुअली में पढ़ा है, क्योंकि दे आर नॉट गिविंग एनी डायरेक्ट डेफिनेशन कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है। हमें पता है कि ये एक वर्ड है प्लाज्मोलिसिस। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ पहले, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस बोल के एक वर्ड हमने पढ़ा है, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको समझना जरूरी है। तो ये मैंने बोला कि जैसे हम लोग टॉनिसिटी की बात करते हैं, तो हमने बात की है हाइपरटोनिक सोल्यूशन की। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि जो आपका आजू बाजू है, ठीक है,
आजू बाजू का जो आपका सेल के बाहर का, ठीक है, सेल के अंदर का एक एटमॉस्फेयर है, मतलब एक वाटर कंटेंट है, और सेल के बाहर का वाटर कंटेंट है। कोई भी सेल है आपके पास तो उसका क्या होता है, एक बाहर का कंटेंट होता है और एक अंदर का कंटेंट होता है, ठीक। अगर बाहर में वाटर कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है, अगर मैंने बोला वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है, इसका मतलब जो आपका सोल्यूशन है, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सॉल्यूशन जो है वो आपका वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जैसे कि आपकी चाशनी, ठीक है, वो क्या है, वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। लेकिन अगर बात की जाए वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तो वो क्या है, लो है। जब कभी भी कोई भी सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, जब कभी कोई सोल्यूशन डाइल्यूट होता है तो उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। ये हमें पता है, ये हमने केमिस्ट्री में भी किया है, ठीक है। तो ये क्या है, सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर सेल के आजू बाजू का, ठीक है, सेल के अराउंड जो आपका वाटर कंटेंट है वो क्या हो, लो हो, ठीक, कम हो, और सेल के अंदर इनसाइड द सेल, ऑब्वियस सी बात है, अगर बाहर लो है तो अंदर तो ज़्यादा ही होगा। तो ये अगर ज़्यादा हो, ठीक है, दिस इज़ हाई, अगर ये ज़्यादा हो तो क्या होगा, मैंने बोला था ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, कैसा डायरेक्शन होता है ऑस्मोसिस का, हाई टू लो, ठीक है, हाई टू लो, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन होता है हाई टू लो। तो किधर हाई है, हाई किधर है, इधर है, देखो मैंने एरो दे दिया है, ये अप एरो डिनोट करता है कि यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, और लो एरो डिनोट कर रहा है वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो है। यानी कि आपका सेल जो होगा किस तरफ का मूवमेंट करेगा, आउटवर्ड मूवमेंट करेगा, है ना, आउटवर्ड मूवमेंट करेगा। ये जो आउटवर्ड मूवमेंट है, यानी कि आउटवर्ड मूवमेंट से क्या हुआ, आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से जो सेल के अंदर का जो कंटेंट, मतलब वाटर कंटेंट है, वो बाहर आने लगा। और आपको अच्छे से पता है, किशमिश देखा है कैसा सिकुड़ा हुआ सा होता है ना। तो आपका जो सेल ऐसा था, ठीक, ऐसा था, वो सेल कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ मुरझाया सा हो गया। ये हो गया, ये एक टॉपिक हुआ, मतलब एक टर्म हुआ, प्लाज्मोलिसिस को समझना हुआ, ये हो गया। ये एक्चुअली में ये क्या है, दिस इज नॉर्मल कंडीशन और टर्जिड कंडीशन। जब क्या हो, आपका सेल जो हो मोटा सा हो, फुला सा हो, स्वेल्ड हो, है ना, नॉर्मल से भी ऊपर, ठीक है। नॉर्मल मतलब एक हुआ नॉर्मल कंडीशन आइसोटोनिक सोल्यूशन में, उसके बाद हुआ थोड़ा सा टर्जिड, मतलब थोड़ा पानी अंदर गया, वो एब्जॉर्ब कर लिया वाटर को और टर्जिड हो गया। जैसे आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ को, जैसे चना वगैरह को आप रात में भिगो देते हो, आप सुबह देखते हो वो क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। क्यों, बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। तो वो एक हो गया टर्जिड। उसके बाद आता है कंडीशन जब एटमॉस्फेयर, जो मैंने अभी बताया, इस कंडीशन में क्या होता है, फ्लैसिड, आपका सेल कैसा हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही कंडीशन का अगर एक्सटेंशन की बात करें कि अगर मैंने हाइपरटोनिक सोल्यूशन रखा था आसपास, ये कैसा सोल्यूशन है, ये तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, लेकिन मैं क्या की, अभी मैं सुपर हाइपर या फिर स्ट्रॉन्ग हाइपर, ठीक है, सुपर हाइपरटोनिक या फिर स्ट्रॉन्ग हाइपरटोनिक सोल्यूशन को रख दिया मैंने यहाँ पे। तो क्या होगा, ये जो फ्लैसिडिटी है ये और ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में होगा, है ना। अभी ये फ्लैसिड है, अभी तो इससे क्या होगा कि सेल एकदम से क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और जो मैंने एक और डायग्राम बताया था कि आपका ये होता है सेल वॉल, तो सेल वॉल पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि ये डेड सेल है। सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बाद, और कोई सेल कंटेंट, ठीक है। तो अभी क्या होगा, आपका सेल मेम्ब्रेन एकदम से, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ के यहाँ तक पहुँच जाएगा, और ये सारे जगह पे क्या भर जाएगा, ये सोल्यूशन सुपर हाइपरटोनिक सोल्यूशन भर जाएगा। मतलब ये सेल आपका, तो ये जो आप देखते हो ना कि कभी कभी आपका पेड़ एकदम मरा सा हो जाता है, ऑलमोस्ट मरने के कगार पे होता है, वो क्या हो गया होता है, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया होता है। तो क्या इसको डीप्लाज्मोलाइज कर सकते हैं, तो यस, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस। इसमें आप क्या करते हो, फिर से वाटर दे के फिर से आप इस सुपर हाइपरटोनिक सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो। हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो कि मोस्टली क्या हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरह काम करेगा, तो प्योर वाटर सिर्फ सॉल्वेंट, उसमें कोई भी सोल्यूशन ना हो, प्योर वाटर अगर आप डालते हो तो वो क्या हो जाएगा, प्योर मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्यूरिफाइड वाटर, कोई भी वाटर, लेकिन सिर्फ वाटर होना चाहिए, ठीक है, कोई चीज़ का मिक्सचर नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं, तो वो वाटर होना चाहिए, ठीक। आप वो वाटर जैसे उसमें डालते हो तो वो धीरे धीरे क्या हो सकता है, डीप्लाज्मोलिसिस हो सकता है, पर 2 या 3 दिन के दौरान में, मतलब देयर इज अ लाइक सर्टेन ड्यूरेशन, आप उसके बाद तो फिर वो मर ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि आपका हाँ, सुपर हाइपोटोनिक सोल्यूशन
उसको हाइपोटोनिक। तो दिस इज द प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस। अब क्या है, अब क्वेश्चन ये है और ऐसे में रीज़न भी मैंने बोला था कि रीज़न भी पूछते हैं, ऐसा तो अभी यहाँ पे नहीं, लेकिन ऐसे में रीज़न पूछते हैं कि क्यों होता है। जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था प्लाज्मोलिसिस का, इन्होंने बोला कि अगर मैं ऐसा करूँ कि फर्टिलाइजर्स ऐड कर दूँ सॉइल में, ठीक है, रूट हेयर है, जैसे कि ये आपका रूट हेयर है और इसके आसपास जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, इसमें क्या किया मैंने, फर्टिलाइज़र ऐड किया। क्या ऐड किया, फर्टिलाइज़र, ठीक है, फर्टिलाइज़र ऐड किया। फर्टिलाइज़र इज नथिंग बट मिनरल सॉल्ट बोल सकते हैं इसको, इसमें मिनरल सॉल्ट ही होता है ना, फॉस्फोरस होता है, तो ये क्या है, मिनरल सॉल्ट की तरह काम करेगा। सॉल्ट ऐड कर लिया समझो, तो यहाँ पे क्या था, सॉइल था, ठीक, आपने क्या किया, मिनरल, और मिनरल भी था, ठीक है, मिनरल भी था, सॉइल था, अब मैंने एक्स्ट्रा मिनरल ऐड कर दिया, फिर से मैंने मिनरल ऐड किया, ठीक। तो यानी कि आप समझो मिनरल की क्वांटिटी क्या हुई, बहुत ज़्यादा हो गई, और यानी कि आपकी जो वाटर है, सॉरी यहाँ सॉइल की जगह वाटर कर लेना, वाटर की जो क्वांटिटी है वो क्या है, वो बहुत कम हो गई। यानी कि आपका सोल्यूशन यहाँ पे जो कैसा है वो कैसा हो गया, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, यानी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कैसा हो गया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और मैंने क्या यहाँ पे बोल क्या रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस फर्टिलाइजर्स, यानी इसने आपके सॉल्यूशन को कैसा बनाया, सुपर हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कैसा बना दिया, सुपर हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यानी कि बाहर देखा जाए तो मिनरल ही मिनरल है और वाटर क्या है, बहुत कम, एकदम छोटू सा, और यहाँ अंदर देखा जाए तो अंदर जो भी वाटर है इट इज़ नथिंग बट एक्सेस, है ना, ज़्यादा ही वाटर है। तो ये वाटर क्या होगा, बाहर आने लगेगा, क्योंकि हमें पता है हाई टू लो मूवमेंट होगा, हाई टू लो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, तो ये क्या होगा, बाहर आना चालू हो जाएगा। और जब जैसे ये बाहर आना चालू हो जाएगा, बाहर आने लगेगा, आपका सेल क्या होगा, उसके वाटर कंटेंट बाहर आते जाएंगे, आपका सेल क्या होगा, पहले तो फ्लैसिड होगा, उसके बाद प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, इसका मतलब उसका आपका सेल क्या होगा, एकदम से मुरझाया सा हो जाएगा। यानी कि अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं कि ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ दैट काइंड ऑफ रूट। कौन सा काइंड ऑफ रूट, वैसा रूट जिसको आपने फर्टिलाइजर्स के जिसके आजू बाजू आपने बहुत सारा फर्टिलाइजर डाला, यानी सुपर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा हुआ। यानी कि समझो प्लाज्मोलाइज्ड सेल के बारे में बात की जा रही है, एक ऐसा सेल जो क्या हो, प्लाज्मोलाइज्ड हो। तो चलो बना लेते हैं रूट हेयर। पहली बात कि हम लोग रूट हेयर बनाने के लिए, मैं आप लोग को सैंपल दिखा रही हूँ, मैं जो जितना एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ वो मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए दे रही हूँ, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी रहे, ठीक है। आंसर प्रिसाइज देना है, ठीक है, बहुत बार बोल दिया है, ये और एक बार बोल दी मैं कि आंसर प्रिसाइज रहेगा। तो अभी जो मैं रूट हेयर आप लोग को बना के दिखा रही हूँ, एक हेल्दी रूट हेयर बना के दिखा रही हूँ, फिर मैं उसको प्लाज्मोलाइज, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि क्या डिफरेंस आया। आपको कुछ वैसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, नॉर्मल प्लाज्मोलाइज सेल बनाना है। चलिए, आपका क्या हुआ, रूट हेयर मतलब हो गया कोई भी आपका रूट हेयर है, ठीक। मैंने बोला उसमें वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है, वही तो सेल सैप है ना, वही तो सेल सैप है, एकदम फुला सा, ज़्यादा क्वांटिटी में, क्यों, इसमें मिनरल और वाटर है आराम से, ठीक है। उसके बाद इसमें होता है एक न्यूक्लियस। मैं एक हेल्दी बना रही हूँ रूट हेयर, तो ये है आपका रूट हेयर, ठीक, रूट हेयर। उसके बाद ये है आपका वैक्यूल, ठीक, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक, इतना हो गया। ये आपका नहीं पर भी प्रोटोप्लाज्म लिख दो ना, साइटोप्लाज्म वगैरह सारा ऐड करके प्रोटोप्लाज्म है, ओके, इतना कुछ हो गया। ये टोटल क्या है, ये रूट हेयर सेल का एक पिक्चर है, एपिडर्मल सेल है, मैंने बताया था, तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, प्लाज्मोलाइज्ड दिखाना है। प्लाज्मोलाइज्ड जब दिखाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपको आउटर कवरिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन ये जो आपका है, ये सेल जो है, ये क्या होगा, यहाँ पे आके आपका एकदम फ्लैसिड हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका फुला सा टर्जिड नहीं रहेगा, वैक्यूल भी बहुत छोटा सा हो जाएगा, ठीक है, एकदम छोटा सा हो जाएगा ऐसे। तो अब क्या हुआ, ये आपका फ्लैसिड रूट हेयर है, रूट हेयर आपको लेबलिंग भी करना है, ठीक है। रूट हेयर हो गया। ये आपका वैक्यूल, क्या लिखेंगे, स्मॉल वैक्यूल, क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा वैक्यूल कैसा हो गया है, स्मॉल हो गया है ना, सिंपल सी बात है। ये वैक्यूल कैसा हो गया है, स्मॉल वैक्यूल, ठीक है। बाकी सब चीज़ सेम है, ये आपका कंटेंट जो है वो प्रोटोप्लाज्म एंड ऑल, ये सब कुछ सेम है, ठीक है। न्यूक्लियस एकदम याद से देना है, इट्स ऑब्वियसली लिविंग सेल, ठीक है। न्यूक्लियस देखो, अब ये नहीं कि इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा,
पूरा सेल ही आपका प्लाज्मोलाइज्ड है, तो ये जो आपका मेम्ब्रेन था जो इतना दूर था, आप देख रहे हो इतना दूर था, वही सिकुड़ के ऐसा हो गया। जैसे मैं अगर नॉर्मल बनाऊं तो कोई भी ऐसा सेल है तो ये सेल वॉल है, इससे आप एक बार कंपेयर कर लेना, इसके अंदर का जो कंटेंट है सेल मेम्ब्रेन से लेके एवरीथिंग सब सिकुड़ जाएगा, ठीक है। ये सब सिकुड़ के प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा और एक कॉर्नर में आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा ही सिकुड़ जाएगा सिर्फ सेल वॉल छोड़ के। तो आप देखो ये पूरा कंटेंट ही सिकुड़ गया, ठीक है, पूरा सिकुड़ा हुआ है। और ये क्या है, एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। ये कब का कंडीशन है, जब आसपास में सॉइल पार्टिकल में आपने क्या किया था, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स को ऐड किया था, ठीक है। क्या किया था, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स को ऐड किया था। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये हमने कर रखा है पिछले चैप्टर में, और मैं बार बार बोलती हूँ रिवीजन के लिए ऐसे वीडियोस को देख लिया करो एक बार, क्योंकि क्या होता है आपका आइडिया लगता है कि हमको क्या करना है और कितने अमाउंट में करना है, कितना लिखना है, कौन से क्वेश्चंस कैसे करने हैं, डील करना है। तो अब आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। ये है आपका एक डायग्राम। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन पहले तो डायग्राम देख के पता लगाना है कि ये डायग्राम किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। तो हम लोग देख के इसमें पता लगा रहे हैं। पहला डायग्राम जो है वो आपका क्या है, ये इसको बोलते हैं गैनोंग्स, ठीक है। गैनोंग्स पोटोमीटर, ठीक है। ये गैनोंग्स पोटोमीटर है और इसका नाम इसलिए है, ये इनके साइंटिस्ट हैं, इनके नेम पे इसका पोटोमीटर बोला जाता है। ये पहला था नेम द अपैरेटस, पर सिर्फ और सिर्फ अपैरेटस का नाम बताना है कि ये कौन सा अपैरेटस है। तो ये गैनोंग्स क्या है, पोटोमीटर है। विच फेनोमेनन इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय दिस। अब यहाँ पे कौन सा फेनोमेनन दिखाया जा रहा है। देखो यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना। आप ये देखो ये क्या है, ये ट्विग है। यहाँ पे कहीं भी आपको क्या रूट दिख रहा है, कहीं पे रूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हमें पता है कि अगर ये वाटर लॉस का एक प्रोसेस दिख रहा है, अगर हम लोग यहाँ एयर बबल्स को नोटिस कर रहे हैं और मेजर कर रहे हैं एयर बबल्स को, तो देखो पहले क्या करते हैं ना, हम लोग कलर वाटर लेके वाटर बबल बनाते हैं, ठीक। एक वाटर बबल मान लो यहाँ तक बना, ओके। अब ये एयर जैसे वाटर बबल बनेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो इस तरह से अगर आपका ये आपका जो भी लीफ है, ठीक है, इसके थ्रू में जो एक्सपेरिमेंट होगा, यानी कि दो प्रोसेस हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है या फिर ट्रांसपीरेशन हो सकता है, ठीक है। अगर ये जो एब्जॉर्प्शन ट्रांसपीरेशन जो हो रहा है, कोई भी प्रोसेस अगर यहाँ पे हो रहा है लीफ का, तो ये क्या है, ये प्रोसेस के थ्रू वाटर जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा, वाटर लेयर ऊपर जाएगा। ऊपर जैसे जाएगा ये बबल जो है वो आपका क्या करेगा, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा। तो ये इनिशियल वाटर, देखो इनिशियल वाटर, ये मैं इनिशियल ऐसे लिख देती हूँ और फाइनल के लिए फिल लिखती हूँ, ठीक है। इनिशियल और फाइनल, ये जो आपके बीच का है ये स्केल है, और यहाँ पे ये मेजरमेंट करता है कि कितना वाटर जो है वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है, कितने वाटर का मूवमेंट हुआ है। ये मूवमेंट यहाँ से बताता है। ये हम लोग मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ट्रांसपीरेशन को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस किस चीज़ को बता रहा है, ट्रांसपीरेशन। तो फिर क्या होता है, फिर जब बबल्स जब यहाँ तक आ गया है तो हमें फिर से उसको इनिशियल स्टेज में डालना है। इसके लिए हमारा ये रिजर्वियर है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो फिर से ये वाटर क्या होता है, मूवमेंट करने लगता है और ये पुश करता है आपके बबल्स को फिर से इनिशियल स्टेज में, और फिर से हम लोग अपने प्रोसेस को दोहराते हैं और ये एक्सपेरिमेंट को अच्छे से क्लियर करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, विच फेनोमेनन इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय दिस। इस पूरे जो सेटअप है इससे कौन सा फेनोमेनन डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है। तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, क्लू समझो या फिर तुम समझो ट्रिक है कि जब आपका ट्विग हो, जब आप पे कोई रूट कहीं दिख ना रहा हो, तो हमेशा हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, हम लोग जाएंगे ट्रांसपीरेशन की तरफ, ठीक है। जब क्या हो, ट्विग हो, तो हम लोग हमेशा जाएंगे ट्रांसपीरेशन की तरफ। लेकिन अगर रूट दिया हुआ हो तो वी हैव टू मेंशन बोथ, एब्जॉर्प्शन भी और ट्रांसपीरेशन भी, दोनों मेंशन करना होता है। जैसा कि हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, अगर याद हो तो ट्रांसपीरेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों करना होगा। कब, जब रूट दिया हो। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि रूट है ही नहीं, तो ये कौन सा इकलौता प्रोसेस बच जाता है ट्रांसपीरेशन। कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन। तो ये इसको बोलते हैं पोटोमीटर, गैनोंग्स पोटोमीटर, और ये पोटोमीटर जो है वो क्या है, आपका ट्रांसपीरेशन को शो कर रहा है। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। और ऐसे प्रिसाइज में आंसर लिखने हैं आपके। और उसका थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फेनोमेनन मेंशन्ड इन 2। तो मैंने यहाँ पे कौन सा फेनोमेनन मेंशन किया था, हमने ट्रांसपीरेशन को मेंशन किया था, राइट। ट्रांसपीरेशन, यहाँ पे ट्रांसपीरेशन को मेंशन किया था। अब क्या है, इस ट्रांसपीरेशन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। वी नीड टू एक्सप्लेन द ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन को एक्सप्लेन कर लेंगे, यानी कि क्या करना है, डिफिनेशन।
आपको ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन लिखना है। तो वी नो दैट ट्रांसपिरेशन इज नथिंग बट द वाटर लॉस, ठीक है, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ, अब इसमें वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में वाटर लॉस होता है या फिर वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, तो ऑफ कोर्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और मैं सिर्फ वेपर लिख देती हूँ चलेगा, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, वाटर का लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है, क्या हो गया, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू और बाय एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब एरियल पार्ट्स क्या होता है, एरियल पार्ट्स में क्या हो सकता है, स्टोमेटा हो सकता है, ठीक है, स्टोमेटा हो सकता है, क्यूटिकल्स हो सकता है, ठीक है, टेंटिकल्स हो सकता है, तो ये सारे हो सकते हैं क्या, लेंटिकल्स भी होता है, ठीक है, लेंटिकल्स ही बोलेंगे हम लोग यहाँ पे फिलहाल, तो लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, ये सारे ट्रांसपिरेशन के टाइप्स हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एरियल पार्ट है आपके किसका, प्लांट का, ठीक है, समझ आया। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस तो क्लियर है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर लॉस होता है, क्यों होता है, तो देयर आर सर्टन रीजंस, है ना, सर्टन कंडीशंस, किसकी वजह से, विंड कंडीशन हो सकता है, टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, राइज हो तो क्या होगा, आपका ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस करेगा। ये क्या है, वाटर वेपर के फॉर्म में क्या है, वाटर का क्या है, लॉस है, ठीक है, तो ये होगा मोस्टली, ये एरियल पार्ट से होता है। इसमें एक क्वेश्चन है कि गटेशन के बारे में भी है, जो पिछला क्वेश्चन में हमने किया था गटेशन, उसमें वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म होता है और वो होता है हाइडाथॉट्स के थ्रू होता है, स्टोमेटा से नहीं होता है, वो हाइडाथॉट्स से होता है। ये मैं बता दे रही हूँ, वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था फिर भी, और आपको इतना मेंशन करना भी नहीं है कहीं पे, लेकिन ये अपने नॉलेज के लिए आपको दिमाग में रखने हैं चीज़ें, ठीक है। तो समझ आया क्या, एक्सप्लेन द फेनोमेना मेंशन इन 2, कौन सा फेनोमेना की बात हो रही है, 2 में हमने कौन से फेनोमेना की बात की है, हमने बात की ट्रांसपिरेशन की, और ट्रांसपिरेशन को हमने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये है आपका इसका आंसर। आई होप कि ये आपके लिए क्लियर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर है। ये जस्ट रिवीजन पर्पस के लिए है कि आप रिवीजन कर लो और देखो, आइडिया लगाओ कि किस तरह से, और अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, तो भी उसके लिए थोड़ा सा ये हेल्पफुल जरूर होगा, क्योंकि उसे वो उसको क्या होगा, उसको आइडिया तो लगेगा, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में मोस्टली बहुत ही मतलब कुछ ही सर्टेन टाइप्स ऑफ डायग्राम्स है जो रिपीट होते हैं, ठीक है, तो आप देख लेना एक बार। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट 2 लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग दिस अपैरेटस। देखो, लिमिटेशंस तो बहुत हैं इसके, लेकिन इसमें तो 2 लिमिटेशन जो है उसको क्या करना है, हमें बताने हैं। तो पहला लिमिटेशन की बात करूँ अगर मैं, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्विग, ठीक है, ट्विग अपने आप में एक लिमिटेशन है, बिकॉज ट्विग डजंट लास्ट लॉन्गर, ठीक है, मतलब तुम समझो कि ट्विग कांट बी अलाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रही हूँ, पर आपको वहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। ट्विग कांट बी अलाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या होगा, आपका ट्विग जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि ट्विग में क्या नहीं है, आपका रूट नहीं है, ठीक है, ट्विग में रूट्स नहीं है। रूट रहता तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग, मतलब वो जितना चाहो आप अच्छे से रख सकते हो, लेकिन वो तो एक ट्विग है, आपने उसके रूट्स को काट ही दिया है, तो वो क्या है, अब तब मरने ही वाला है। तो ऑब्वियसली ट्विग जो है वो क्या है, ज़्यादा देर तक क्या हो सकता है, लॉन्ग मतलब अलाइव नहीं रह सकता। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, यानी कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है उसमें क्या हो गया, एक टाइम बाउंडेशन है, टाइम कॉन्स्ट्रिक्ट है, आपको उसी टाइम के अंदर में ही वो जल्दी से करना है, बिकॉज ट्विग तो आपका ज़्यादा दे देगा, तो ट्विग के अकॉर्डिंग आपको जल्दी से काम कर लेना है, यानी कि जैसे आपका ट्विग जब फ्रेश है तभी आपको ये काम कर लेना है, ठीक है। तो ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन है कि ये क्या करता है, इट डजंट मेजर ट्रांसपिरेशन प्रिसाइजली, ठीक है, ये क्या करता है, पहला था ट्विग वाला, अब मैं इसको लिख देती हूँ, इरेज हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरा लिख दे रही हूँ कि 8 का मतलब ये जो पूरा पोटोमीटर है,
ये जो पूरा सेटअप था, ठीक, इट डजंट ठीक है, इट डजंट ऐसे लिखेंगे या फिर सिर्फ सिंपल लिखते हैं ना, जितना सिंपल हो सके उतना लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, हम लोग इसको लिखेंगे कि ट्रांसपीरेशन इज नॉट measured transpiration is not measured precisely। देखो ये तो था ये आंसर, ठीक है, ये आपको लिखना है आंसर में। समझाने के लिए बता देती हूँ क्यों प्रिसाइजली नहीं है, क्योंकि मैंने बोला जैसे कि आपका ट्विग है, ठीक, और ट्विग में क्या है आपका वो जो है वो ट्रांसपीरेशन कर रहा है आपका ट्विग, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि क्या है, जब ये एब्जॉर्ब मतलब जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि बबल यहाँ पे था, अभी यहाँ पे था, अभी यहाँ आ गया है, ठीक है, ये मेजर कर रहे हैं हम लोग। तो बबल यहाँ से वहाँ होने का मतलब वाटर लॉस होना, ठीक है। तो क्या वाटर लॉस सिर्फ ट्रांसपीरेशन की वजह से होगा, क्या हो सकता है गटेशन की वजह से हो जाए, राइट। तो ऑब्वियसली गटेशन तो नहीं होगा, रूट चाहिए उसके लिए, लेकिन ट्रांसपीरेशन हो सकता है, इवेपोरेशन हो सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है, मतलब ये जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, हम लोग तो ये मेजर कर रहे हैं ना कि वाटर कितना घट गया मतलब कितना निकल गया। तो जरूरी है क्या ट्रांसपीरेशन की वजह से ही वाटर लॉस हुआ है, हो सकता है देयर आर मस्ट बी फ्यू मोर प्रोसेसेस, अगर हो सके वैसे कुछ प्रोसेसेस हो। तो ये क्या करें, ट्रांसपीरेशन एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं है जिसकी वजह से वाटर लॉस हो रहा है, ये हम लोग यहाँ पे साबित नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये इसका एक लिमिटेशन है। ये क्या है, एक लिमिटेशन है। इससे क्या हो रहा है, हमारे को पता चल रहा है कि ये एक क्या है। और ये जो एयर बबल है, ये जो आप बबल देख रहे हो, मैंने आपको बताया इसका प्रोसेसिंग बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो एयर बबल है ये राइज भी नहीं होते हैं इजिली, ठीक है, ये भी इसका एक लिमिटेशन है। ये जो एयर बबल है वो क्या होता है, राइज नहीं होता है इजिली, तो ये भी इसका एक क्या है, लिमिटेशन है। तो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। दो दिया है, दो लिमिटेशन दिया है, दो ही लिमिटेशन लिखना है, लेकिन याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप कोई भूलो भी तो दूसरा आप लिख लो। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया क्या लिमिटेशन था। ऑब्वियसली ये अप्रेटस बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है ट्रांसपीरेशन के लिए, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस भर के हैं, ठीक है। क्यों, पहली बात तो आपने देखा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेटअप है इसका, ठीक है, गैनोंग स्पोटोमीटर का एक कॉम्प्लेक्स सेटअप है। दूसरा, एयर बबल राइज करना, फिर वो ऑब्वियसली ये जो एयर बबल का जो मूवमेंट है और ये जो स्केल है, ये कभी भी राइट स्केल नहीं हो सकता, इसको नहीं मान सकते राइट स्केल, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, वाटर लॉस भी हो रहा है, तो हमें नहीं पता है कि वो वाटर जो लॉस हो रहा है वो ट्रांसपीरेशन के ही वजह से हो रहा है या देयर आर सर्टेन मोर थिंग्स। तो ये सब चीज़ क्या है, इसके लिमिटेशंस में काउंट होंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एयर बबल इन द एक्सपेरिमेंट, इस एयर बबल का क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैंने बोला कि इसमें क्या होता है, एयर बबल राइज करेगा, ठीक है। तो एयर बबल मूवमेंट ऑफ एयर बबल्स फ्रॉम initial to final position determines the initial to final determines the rate of transpiration। यहाँ इसी काम के लिए इसको रखा गया। ऑल्दो जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, प्रिसाइजली मेजर नहीं करता है, ये वो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे इसका रोल क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। तो एयर बबल का इंपॉर्टेंस यही है कि वो जो एयर बबल है वो क्या करेगा, बताएगा उसका जो रेट होगा फाइनल से क्या कहता है, ऑब्वियसली मूवमेंट जो होगा एयर बबल का फाइनल टू लो, मतलब इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, वो क्या करेगा, वो बताएगा कि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या है, कितना है। तो वो जो स्केल है वो स्केल के बीच में है, वो मेजरमेंट करेगा, ये आपका इनिशियल, ये आपका फाइनल, तो ये स्केल के थ्रू वो बताएगा कि हाँ ये आपका रेट होगा ट्रांसपीरेशन का, ठीक है, गैनोंग स्पोटोमीटर में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ये गैनोंग स्पोटोमीटर का पूरा था। नाउ नेम द स्ट्रक्चर इन द प्लांट थ्रू विच द अबव, नेम द स्ट्रक्चर इन अ प्लांट, किसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है, प्लांट की, थ्रू विच द अबव प्रोसेस टेक्स प्लेस। अबव प्रोसेस मतलब कौन सा प्रोसेस की बात हो रही है, प्रोसेस हमने क्या किया था, इस ये जो गैनोंग स्पोटोमीटर है ये सेटअप है, ठीक है, अपैरेटस है,
ये अपैरेटस है। अब इस अपैरेटस में प्रोसेसिंग क्या हो रहा है, किस प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे हैं मेनली, तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसपीरेशन की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसपीरेशन की, ठीक है, ट्रांसपीरेशन की बात कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि ट्रांसपीरेशन जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ये ट्रांसपीरेशन किसके वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ये ट्रांसपीरेशन का क्या बोल रहा है कि किसके प्लांट में कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये ट्रांसपीरेशन हो रहा है। तो मैंने बोला प्लांट्स का एरियल पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टोमेटा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो क्लियरली पिक्चर में दिया हुआ है कि लीव्स है, ठीक है, लीव्स है। तो आप लीफ के स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो बड़े बड़े लीव्स हैं, ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, स्टोमेटा ज़्यादा होगा। एरियल पार्ट की अभी हम लोग बात कर, मतलब उस तरह से लेंटिकल्स और क्यूटिकल्स की बात ना करके हम लोग किसकी बात करेंगे, स्टोमेटा की बात करेंगे, ठीक है। रूट है नहीं क्योंकि, तो ये क्या है आपका, ये जो होल प्रोसेस है वो प्लांट के कौन से पार्ट है, कौन सा क्या स्ट्रक्चर है, तो स्टोमेटा मैंने बता ही दिया था। स्टोमेटा क्या होता है, पोर्स होता है, टाइनी पोर्स, राइट। तो ऑप्शन समझ आ गया, वो क्या था, गैलोन स्पोटोमीटर। उसमें क्या था, ट्रांसपीरेशन हो रहा था। ट्रांसपीरेशन जो हो रहा था वो किसके थ्रू हो रहा था, एयर बबल को राइज करा के हो रहा था, ठीक है। एयर बबल को राइज कराया और एयर बबल क्या होगा, जैसे वाटर जो होगा वो लॉस होगा, वाटर ऊपर जाएगा, बबल आपके क्या होंगे, मूव करेंगे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो मूवमेंट है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, वही आपका रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को डिसाइड करेगा कि ये क्या है, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन क्या है, कितना ट्रांसपीरेशन हुआ है। लेकिन इसके लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस ये था कि ट्रांसपीरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है वो एग्जैक्टली नोटिस प्रिसाइजली मेजर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो एब्जॉर्प्शन जो, मतलब पानी जो लॉस हुआ है वो ट्रांसपीरेशन की वजह से हुआ है या फिर कोई और भी रीजंस की वजह से हो सकता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट प्रिसाइजली नहीं नोटिस कर पाते हैं। ऑब्वियसली ट्विग का यूज़ करते हैं इसमें, तो ट्विग क्या है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, वो क्या हो सकता है, ज़्यादा दिन तक वो सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या होना होता है, टाइम कंस्ट्रक्शन हो गया यहाँ पे, फटाफट से करना पड़ेगा ये एक्सपेरिमेंट, जो कि क्या होता है, फेल हो जाता है। फिर उसका एयर बबल को राइज करना भी मुश्किल है, वो इतनी ईजिली नहीं, जितना दिख रहा है कि भाई एयर बबल राइज किया, ये हो गया वो हो गया, वो इतनी ईजिली एयर बबल राइज नहीं होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसमें फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद पूछा गया था कि एयर बबल का यूज़ क्या है, तो वो भी मैंने बता दिया कि एयर बबल का यूज़ क्या है, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को डिटरमाइन करने का। स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ हो रहा है, कौन से प्लांट के स्ट्रक्चर की वजह से ये होल प्रोसेस हो पा रहा है, मेनली हम ट्रांसपीरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रांसपीरेशन कौन से स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, स्टोमेटा के वजह से हो रहा है। आई होप ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो, ये है एक apparatus, ये सेटअप है। क्वेश्चन है, एन apparatus as shown below was a setup to investigate a physiological process in plants. The setup was kept in sunlight for 2 hours. Droplets of water were then seen inside and inside this bell jar, and answer the questions that follows. तो क्या बोला है सेटअप के बारे में, पहले थोड़ा डिटेल दिया गया है कि ये सेटअप क्या है। 2 आवर्स के लिए हमने सनलाइट में डाला है। कहाँ रखा हुआ है, सनलाइट में रखा हुआ है 2 आवर्स के लिए। उसके बाद आप देखो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स बन गए हैं किस पे, आपके इस बेल जार पे, ठीक है। बेल जार पे आप देखो ये जो पॉट है ये कवर्ड पॉट है, कवर्ड है किससे, प्लास्टिक से, ठीक है, पॉलीथीन बैग से कवर्ड है, ये कवर्ड बैग है, बेल जार है, ऑब्वियसली प्लांट है, वाटर ड्रॉपलेट्स है। इतना तो क्लियर हुआ। क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछे गए हैं। नेम द प्रोसेस बीइंग स्टडीड। यहाँ पे कौन से प्रोसेस की बात की जा रही है, प्लांट है, ठीक है, कहीं से रूट वगैरह तो दिख नहीं रहा है, लीव्स के बारे में बात हो रहा है, टाइनी ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, तो ये क्या है, इट्स अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। किसका प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन का, ठीक है। आप देख रहे हो ना, एक प्लांट फिजियोलॉजी से, ठीक है, आप कितने डायग्राम वाले क्वेश्चंस आए हैं, मोस्टली क्वेश्चन जो आए हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी से ही आए हैं। इसलिए मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली टॉपिक है और इसको क्या करना है, बहुत अच्छे से करके जाना है। पिछले वीडियो को भी आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि उसमें जो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का जो प्रोसेस पूरा दिया हुआ है, उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं वो भी क्या है, उसमें सारे के सारे एक्सपेरिमेंट और सारे के सारे डायग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको ज़रूर से देख लेना, ठीक है। और ट्रांसपीरेशन, और वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है। कमेंट भी करना, हम क्वेश्चन करते हैं उसके लिए कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करके बताना कि क्या आंसर होगा, तो हम लोग भी देखेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, उसी प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली दिख रहा है प्लांट का लीफ है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो ये सारा क्या है, ट्रांसपीरेशन के
सारे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस नेम्ड अबव। अब फिर से ट्रांसपिरेशन को एक्सप्लेनेशन देना है। ट्रांसपिरेशन का एक्सप्लेनेशन हमने पता है कि ये क्या है, वाटर वेपर, मतलब इवेपोरेटिव वाटर का लॉस है, मतलब समझो वाटर वेपर का, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है, फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन येट वेरी इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि आपको आंसर ऐसे ही प्रिसाइज देना है, कोई भी जरूरत नहीं है इलेबोरेट का, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। पहला पूछा गया था कि दिखाया क्या जा रहा है, तो ट्रांसपिरेशन दिख रहा है, बहुत ही क्लियर है। उसके बाद वो ट्रांसपिरेशन होता क्या है, ये हमने कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि why was the pot, ठीक है, why was the pot covered with a plastic sheet। देख लेते हैं कहाँ पे पॉट प्लास्टिक शीट से कवर है भाई, और क्यों है। ये देखो, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर इस पॉट को प्लास्टिक शीट से कवर क्यों किया गया है। तो हमें पता है पॉट क्या होता है, सॉइल का बना होता है, राइट, सॉइल का बना होता है। और इसमें इस पॉट्स में क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ वाटर है, तो ये वाटर क्या हो सकता है, इवेपोरेट हो सकता है, इवेपोरेटेड, ठीक है। तो इसीलिए टू प्रिवेंट दिस इवेपोरेशन वी हैव कवर्ड, ये पॉट को हमने क्या किया है, पूरे प्लांट को हमने क्या किया, पॉलीथीन बैग से हमने कवर कर दिया है, ताकि क्या हो, आपको कहीं से भी दिखे ना। तो व्हाई वाज द पॉट कवर्ड, टू प्रिवेंट, ठीक है, सिंपल सा आंसर है इसका, टू प्रिवेंट इवेपोरेशन। एक और तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं, यानी इवेपोरेशन से प्रिवेंट करते हैं अपने वाटर को, क्योंकि हमें क्या देखना है, ट्रांसपिरेशन देखना है। एक और तरीका है, मैंने बताया था कि हम लोग जब एक टेस्ट ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो मैंने बताया था हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑयल का लेयर डालते हैं। क्या डालते हैं, ऑयल का लेयर, ऑयल लेयर, ठीक है, ये डालते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक तरीका है कि हम क्या करें, इवेपोरेशन। क्योंकि देखो, ये जो पिछले वाला हमने गैनोंग स्पोटोमीटर का जो लिमिटेशन पढ़ा था, वो लिमिटेशन क्यों था, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन के साथ साथ दूसरे प्रोसेसेस भी तो हो जा रहे हैं इवेपोरेशन जैसे। तो हमें क्या हो रहा है, एग्जैक्ट पता चल ही नहीं पा रहा है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है या इवेपोरेशन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ऑयल लेयर डालना है। ये क्यों, क्योंकि हमें ट्रांसपिरेशन को क्या करना है, एग्जैक्टली शो करना है कि ट्रांसपिरेशन ही है वो, कोई और प्रोसेस इसमें इंडल्ज नहीं है। तो ये क्या करना है, इवेपोरेशन को प्रिवेंट करना है। इवेपोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया है, इसमें ये डाला है। तो याद रखना, देखो हमेशा क्या करो ना, कनेक्शन बना के पढ़ो कि आपने आगे क्या पढ़ा था, उसका इससे क्या कनेक्शन है इससे, तो ये आपको चीज़ें क्या होगा, ईजिली याद रहेगा। नेक्स्ट है सजेस्ट अ सुइटेबल कंट्रोल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। मैंने बोला था जब कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कंट्रोल सेटअप विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कंट्रोल सेटअप, ठीक है, कंट्रोल सेटअप बताता है कि क्या ये वजह सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपिरेशन था। तो इसके जब हम लोग क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि यू क्या कर सकते हो, आप प्लास्टिक बैग ले लो, ठीक है, पॉलीथीन बैग ले लो, और उसमें क्या करो, आप नॉर्मली पॉलीथीन बैग लेके उसमें कुछ भी प्लांट वगैरह ना डालो और ऐसे ही सनलाइट में रख दो, ठीक है। तो अगर आप उस पर फिर से ड्रॉपलेट्स देख रहे हो, इसका मतलब कि कोई भी चीज़ को कवर करो, ठीक है, और अंदर में कुछ ना भी हो तो भी वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है, इसमें ट्रांसपिरेशन का कोई रोल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होगा। और या फिर आप क्या करो, वही सेम सेटअप को, ठीक है, सेम सेटअप को आप क्या करो, आप उसमें प्लास्टिक पॉट वगैरह भी रख लो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, प्लांट नहीं होना चाहिए, सेम सेटअप रखो, तो आप देखोगे कि इसमें कोई भी ड्रॉपलेट्स नहीं बने हैं। तो दिस इज द कंट्रोल सेटअप। कंट्रोल सेटअप के लिए क्या कर सकते हो, यू कैन टेक अ प्लास्टिक बैग एंड टाई इट एंड कीप इट फॉर 2 hours इन सनलाइट। तो आप देख सकते हो कि उसमें कोई भी ड्रॉपलेट्स नहीं आए हैं। या फिर आप इस सेम सेटअप को बिना प्लांट के, एक्सेप्ट द प्लांट को हटा दो और सेम सेटअप को करके देखो, तो क्या आपको कोई ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे जो अर्लियर वाले में आपको ऐसे ड्रॉपलेट्स मिलते, इसमें क्या ऐसा कोई ड्रॉपलेट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये शो करता है कि वो प्लांट की वजह से ही हुआ है, यानी वो क्या है, नहीं, वो ट्रांसपिरेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन 2 ways in which the process is beneficial. प्रोसेस यहाँ पे जो चल रहा है वो किस प्रोसेस की बात कर रही है, पहले बार में ही बता दिया ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की बात हो रही है। तो हम लोग हर जगह पे प्रोसेस वर्ड यूज हो रहा है, तो हम लोग को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि कोई किस प्रोसेस की बात हो रही है, प्रोसेस सेम है ना। ट्रांसपीरेशन के बारे में बात हो रही है। ट्रांसपीरेशन के 2 बेनिफिट बताने हैं। चलिए, पहला है ट्रांसपीरेशन की वजह क्या होता है, सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। सक्शन फोर्स इज being created, ठीक है। तो ये क्या होगा, सक्शन फोर्स क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, जो ट्रांसपीरेशनल पुल है वो मिलता है प्लांट को, और इससे क्या होगा, वाटर कंडक्शन जो है वो अच्छे से हो जाता है। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे मान लो कि ये आपका प्लांट है, ठीक, और इस प्लांट में क्या है, लीफ है। बेसिकली जब ट्रांसपीरेशन की बात करेंगे तो हम लोग लीफ पार्ट पे ज़्यादा कोशिश करेंगे, जोर देंगे, है ना। तो स्टेम्स और लीव्स, तो अभी लीव्स की बात करते हैं। तो क्या हुआ, ये एक एरिया है, ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, जो क्या हुआ, बाहर आया ट्रांसपीरेशन की वजह से, ठीक है। ट्रांसपीरेशन की वजह से ये बाहर आया, तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। वहाँ पे वाटर था, वाटर बाहर आ गया, जगह खाली हो गई, तो ये वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब इस वैक्यूम का, सिंस कि यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया है, इस वैक्यूम को फिल करने के लिए क्या होंगे, वाटर जो है वो रश करेगा, ठीक। रश करके वो क्या करेगा, ऊपर आएगा। अब ये वाटर ड्रॉपलेट जल्दी जल्दी से ऊपर आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस जगह को खाली नहीं रहने देना है। उनका एम है वाटर कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। वो वाटर से क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्टिव होते हैं, चिपक के रहना चाहता है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ से नहीं हटना चाहिए, इसके लिए ये क्या करेंगे, रश करेंगे, और ये जो है इसको बोलेंगे ट्रांसपीरेशनल पुल। ट्रांसपीरेशनल पुल की वजह से क्या होगा, वाटर जो होगा उसका कंडक्शन अपवर्ड मूवमेंट में होगा, और जो कि चाहिए भी किस टिश्यू की वजह से, जाइलम टिश्यू जो है वो क्या कराएगा, वो क्या करेगा, चैनलाइज करेगा सारा वाटर को अपवर्ड मूवमेंट में। तो ये क्या है, ये एक हेल्थी प्रोसेस है। इट्स अ प्रोसेस जो कि बेनिफिट है, ट्रांसपीरेशन का बेनिफिट है। ये पहला प्रोसेस, सक्शन फोर्स का क्रिएट होना। सक्शन फोर्स का क्रिएट होने से ही ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद देखो, मैं यहाँ टॉप पॉइंट वाइज लिख रही हूँ और आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ये एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए, और लिखना बस इतना ही है। लिखना आपको बस वही बात है जो आपको एक्चुअली आंसर के लिए चाहिए, ठीक है। सक्शन फोर्स हो गया। दूसरा कि ड्यू टू ट्रांसपीरेशन टेम्परेचर कैन बी लोवर्ड। टेम्परेचर कैन बी लोवर्ड, आप जैसे भी लिखो, ठीक है। इसका मेन यही समरी आएगा कि आपको टेम्परेचर, क्योंकि जैसे जो स्वेटिंग में होता है, राइट, जब हम लोग स्वेट करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारा बॉडी के ऊपर सरफेस में स्वेट होता है, फिर इवेपोरेट हो जाता है, स्वेट इवेपोरेशन होके फिर हम लोग को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, राइट। तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन का, टेम्परेचर रेगुलेट करने का एक मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का। द सेम वे ट्रांसपीरेशन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मैकेनिज्म जो कि क्या कर रहा है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। तो इसका ये भी एक बेनिफिट है कि टेम्परेचर ऑफ जो आपका प्लांट है वो मेंटेन रहा, ठीक है, टेम्परेचर का रेगुलेशन होते रहा, वो आपका ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और तो क्यों, अगर जैसे बढ़ेगा ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन होके क्या होगा, फिर से टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। ये इसके 2 बेनिफिट हैं। तो क्या हो गया, ट्रांसपीरेशन हो गया, ट्रांसपीरेशन का डिफाइन किया, ट्रांसपीरेशन को डिफाइन करके फिर कंट्रोल सेटअप की बात की, और कंट्रोल सेटअप की बात करके ट्रांसपीरेशन के बेनिफिट्स पूछे गए। यानी कि आप देखो, ट्रांसपीरेशन को घुमा फिरा के आपसे पूरा नॉलेज दे लिया कि आपको ट्रांसपीरेशन पता है या नहीं है। चलिए, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 3 एडाप्टेशन इन प्लांट्स टू रिड्यूस द अबव मेंशन्ड प्रोसेस। यह भी हमने किया है। ट्रांसपीरेशन का मतलब है वाटर लॉस, ठीक है, ट्रांसपीरेशन का मतलब है वाटर लॉस, जबकि इसके फायदे भी हैं, लेकिन वाटर लॉस तो इसका एक बहुत बड़ा बात है, यही तो है, वाटर लॉस ही है ना, इन फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। अब इस वाटर लॉस को क्या हर कोई अफोर्ड कर सकता है, यही है। मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसे कंडीशन हो जाए, अगर कि आपसे बोला जाए, पूछा जाए कि आपको एक ही चीज़ ले सकते हो आप, या तो आपको हम पानी देंगे, ठीक है, वाटर देंगे, और या फिर हम आपको खाना प्रोवाइड करेंगे, फूड प्रोवाइड करेंगे। व्हाट आर यू गोइंग टू चूज, ठीक है।
अभी अगर इस पॉइंट पे जब हमारा एकदम मेरे को हमें प्यास ना लगी हो या वो हम बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग तो खाना लेंगे भाई, हम लोग तो पिज्ज़ा खाएंगे भाई, हम लोग कह सकते हैं, है ना, ये हम लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे टाइम पे जब आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया, 2 दिन से पानी नहीं पिया है, तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे? ऑब्वियसली आपका प्रेफरेंस होगा वाटर, है ना, आपका प्रेफरेंस होगा वाटर। तो जो वैसे क्लाइमेटिक कंडीशन रहते हैं, जैसे ज़ेरोफाइट्स यानी कि डेजर्ट एनिमल जो डेजर्ट में रहते हैं ना, वो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होता है, उनके लिए वाटर जो है इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और ऐसा चीज़ है जो कि उसके बिना तो कुछ सोच नहीं सकते हैं। फूड गया बाद में, सब कुछ गया बाद में, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लेके आएंगे वाटर, हमें चाहिए पहले वाटर, जीने के लिए वो चाहिए अभी। तो उसके लिए इन लोग क्या करते हैं, ये वाटर लॉस ज़रा सा भी इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन ही क्यों ना हो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये इनको क्या करना होगा, इस वो ट्रांसपीरेशन के रेट को घटाना होगा, इस ट्रांसपीरेशन को क्या करना होगा, कम करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे वो लोग, दे हैव सम एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होता है, जैसे आप जहाँ पे रहते हो आप क्या करते हो, उस जगह को अडाप्ट करते हो ना, उस टाइप के कल्चर को अडाप्ट करते हो ताकि आप वहाँ सर्वाइव कर सको, राइट। आप कोई ऐसी जगह पे रहो जहाँ से आपकी वाइब्स मैच ही ना हो रही हो, राइट। आप क्या करो, आप ऐसी जगह पे हो जहाँ आप एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। देखो सोशल एडजस्टमेंट एक बहुत बड़ा मतलब क्या बोलूँ ओवरऑल डेवलपमेंट का पार्ट है। अगर आप सोशली एडजस्ट करना नहीं जानते हो, यू डोंट नो हाउ टू गेट एडजस्टेड विद सोसाइटी, तो आप कहीं ना कहीं आप एक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हो। तो ये हमारे बॉडी में भी सही बात, ये सेम बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी के प्रीजुडिसेस को या फिर कोई भी ख़राब चीज़ को मान लेना। सोशल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि उस सोसाइटी को समझा भी सकते हो आप कि देखो ऐसे ये प्रोसेसेस गलत हैं, ये होना नहीं चाहिए। जैसे मान लो कोई भी ऐसा मतलब जो अभी तक का जो डिफॉर्मिटीज़ था, जो भी प्रॉब्लम, अर्ली मैरिज, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, ये सारे जो प्रॉब्लम्स था, ठीक, उस पर कोई ना कोई तो बात किया होगा। somebody will be there जो कि उन्होंने बात किया होगा कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये किसी भी तरह से सही नहीं है। तो ये जो बात करने का तरीका, दिस इज सोशल एडजस्टमेंट ओनली, ठीक है, ये क्या है, सोशल एडजस्टमेंट है। तो ये प्लांट भी जो है ना, उनको सोशल एडजस्ट, और हमारा बॉडी भी जानता है सोशली कैसे एडजस्ट करना है। जब आपको ठंड वाले टाइम में, गर्मी वाले टाइम में आपको पता है कि आपके बॉडी को कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है, आप एडजस्ट करने जानते हो। ये होता है अडेप्टेशन। और कुछ ऐसे अडेप्टेशन है जो आप में आ ही जाते हैं हमेशा के लिए या होते ही हैं, और कुछ ऐसे अडेप्टेशन है जो आप वक्त के उस टाइम पे या उस जगह पे हैं, इसकी वजह से आप टेम्पररीली क्या करते हो, अडेप्ट कर लेते हो। तो ऐसे कुछ चीज़ होते हैं। तो ये अडेप्टेशन क्या है, प्लांट ने भी किया है। क्यों, ये वाटर लॉस को क्या करता है, अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसी की वजह से इसने क्या किया है, ये अडेप्टेशन लिया है। तो पहला अडेप्टेशन क्या होगा, देखो जो वाटर लॉस मेनली जो ट्रांसपिरेशन होता है वो होता है स्टोमेटा की वजह से। किसकी वजह से, स्टोमेटा की वजह से। हमें पता है कि स्टोमेटा कब होता है, जब आपका लीफ है, ठीक, अगर आपका लीफ जो है उसमें क्या है, आपका लीफ थोड़ा वाइडर है, चौड़ा है, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। और ये तो बिल्कुल ही इन लोग के पहुँच की बात, ऊपर की बात है। वाटर लॉस तो ये कर ही नहीं सकते, दे कांट अफोर्ड। तो स्टोमेटा को क्या करना होगा, श्रंकन करना होगा। तो दे हैव श्रंकन स्टोमेटा, ठीक है। ये स्टोमेटा कैसा है, इनमें श्रंकन है, सिकुड़ा हुआ है ना, छोटा है। और क्या होता है, दूसरा हो सकता है नैरोवर लीव्स, नैरोवर लीव्स भी क्या होंगे, नैरोवर होंगे, ठीक है। तीसरा स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स के जगह पे क्या है, स्पाइंस है। जो आपने देखा भी होगा कैक्टस या फिर ऐसे बहुत सारे ज़ेरोफाइट्स हैं जिनमें क्या होता है, लीफ नहीं होता है, उनमें क्या होता है, कांटे होते हैं, है ना। तो वो कांटा है, आप देखो एकदम सिकुड़ा सा, वो ऑब्वियसली उसमें तो वैसा ट्रांसपिरेशन इतना ह्यूज अमाउंट में होगा नहीं। तो अच्छा एक और चीज़ है कि अगर स्टोमेटा को इन्होंने श्रंकन किया, स्टोमेटा को श्रंकन किया, इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, किस चीज़ से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से भी, है ना। क्योंकि स्टोमेटा क्या करता है, आपका ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ये होता है, ये पोर्स है ना, तो पोर्स क्या करेगा, डिफ्यूज़न तो करेगा ही। तो ये जो डिफ्यूज़न है इससे भी उन लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। पर मैंने जैसे बताया पहले भी कि फूड और वाटर में चॉइसेस था, ठीक है, चॉइस था आपका कि या तो फूड लो या तो वाटर लो। इन्होंने क्या चूज़ किया, वाटर। और कोई भी रहेगा, कोई भी इनकी जगह पे भी कोई रहेगा तो वो क्या चूज़ करेगा, वाटर ही चूज़ करेगा। तो दे हैव ऑल्सो टफ लाइफ, है ना। तो ठीक है, तो ये क्या है, श्रंकन किया है स्टोमेटा को, उसके बाद नैरो किया है लीव्स को, स्पाइन किया है इंस्टेड ऑफ लीव्स को। तो यानी कि आप स्पाइन हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, लीव्स को नैरो कर दिया,
स्टोमेटा को स्ट्रेंथन किया और सर्वाइव कर रहे हैं। तो देखो हर कोई ऐसे जो भी सोशल इश्यूज़ हैं या फिर जो भी आपके लाइफ में भी इश्यूज़ चल रहा है, अभी आपको स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस में है आप कि कैसे होगा एग्ज़ाम, क्या होगा, मैं फेल कर गई तो, मेरे को इतना मार्क्स नहीं आया तो, ये तो आप देखो हर कोई एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, अडेप्टेशन कर रहे हैं ना, सब कोई अपना ट्राई करते हैं कि कैसे सर्वाइव करें। तो ये हमें प्लांट से सीखने को मिलता है कि कोई भी हाल में हमें क्या करना होता है, एडजस्ट करके आप समझना होता है कि क्या करने से हम लोग हैप्पीली लीड कर सकते हैं लाइफ को। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, सोचना है सोल्यूशन पे। डोंट थिंक ओवर एंड ओवर फॉर द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम पे सोचते रहोगे, सोल्यूशन पे फोकस करना है, ठीक है, सोल्यूशन पे फोकस करना है। मेरे वीडियोस देखते रहने हैं, नॉलेज बढ़ाते रहना है, स्किल डेवलप करना है, मस्ती में पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए हो गया, ये था आपका 3 अडेप्टेशन। तो प्लांट का जो क्या करेगा, रिमूव करेगा अब मेंशन प्रोसेस। आप एक चीज़ नोटिस करना, चालाकी इन लोगों का, दे हैव नेवर रिपीटेड कि प्रोसेस का नाम क्या है, ठीक है, क्योंकि जानते हैं कहीं पे भी गलती से भी इन्होंने ये प्रोसेस लिख दिया तो सबको पता चलेगा कि पहला आंसर क्या था, फर्स्ट आंसर क्या था। तो ये गलती इन लोग कभी नहीं करेंगे, इसलिए हर जगह यही होगा कि मेंशन अबव मेंशन प्रोसेस, अबव मेंशन प्रोसेस, अबव मेंशन प्रोसेस। तो कंफ्यूज नहीं करना, अबव मेंशन प्रोसेस मतलब द सेम प्रोसेस विच वी हैव डिस्कस्ड, जो कि है ट्रांसपीरेशन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है आपको, पहली बात तो एक सेल दिया हुआ है जिसको देख के कुछ आइडिया तो लग रहा है। पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। द फिगर गिवन बिलो शोज द एपिडर्मल सेल्स ऑफ एन अनियन बल्ब and this cell was then transferred to a drop of sugar solution। समझ में आया, सुगर सोल्यूशन में डाला हमने तो क्या होगा चेंजेस। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द एपिडर्मल सेल एज इट वुड अपीयर आफ्टर इमर्जन इन अ शुगर सोल्यूशन, ठीक है। अब क्या है, पहली बात कि आपका एक सेल वॉल है, सेल वॉल है, हमने क्या किया, शुगर सोल्यूशन में डाला। अब बताइए वाटर है सेल के अंदर, किस सेल के अंदर, अनियन बल्ब के अंदर, ठीक है, इस सेल के अंदर वाटर है, बाहर क्या है, बाहर है शुगर सोल्यूशन। कौन सा, अब बताओ कौन सा मूवमेंट होगा और किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो मूवमेंट क्या होगा, सिंस यहाँ पे वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर क्वांटिटी कम है, तो हाई टू लो, यानी कि वाटर क्वांटिटी जो है वो बाहर आएगी। बाहर आती है जब सेल से पानी, तो उसको क्या बोलते हैं, जी हाँ, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। तो अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले बनाएंगे सेल वॉल, ठीक है, कोई भी सेल हो उसका सेल वॉल बनाएंगे, और हमें पता है एक सिकुड़ा हुआ सा बनेगा क्योंकि सारा तो इधर चला गया। सिकुड़े हुए में क्या क्या रहेगा, ये जो आपका मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली इसको सेल वॉल बोलेंगे, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका इसमें एक न्यूक्लियस होगा, ऑफ कोर्स ये बात है, न्यूक्लियस, ठीक है, और इसका जो ये प्रोटोप्लाज्म है, ये क्या होगा, श्रंकन प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट श्रंकन है। और क्या है, ये जो एरिया बच गया, इसमें क्या होगा, सिंस कि आपने शुगर सोल्यूशन डाला तो इसमें क्या होगा, शुगर सोल्यूशन, ठीक है। अब शुगर सोल्यूशन क्यों, क्योंकि देखो ये तो हो गया श्रिंकन, ठीक है, ये तो श्रिंकन हो गया। अब ये तो सेल मेम्ब्रेन तो यहाँ रहा नहीं, तो बच गया क्या, सिर्फ सेल वॉल की कवरिंग। क्या बच गई, सेल वॉल की कवरिंग। और हमें पता है कि सेल वॉल क्या होता है, फ्रीली परमिएबल होता है, मतलब कुछ भी आओ कुछ भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल वॉल क्या है, फ्रीली परमिएबल है, तो वो क्या करेगा, सारे शुगर सोल्यूशन को बोलेगा ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो एंटर करने देगा। और इसके बाद आपका ये बनता है डायग्राम। तो ये वेल लेबल डायग्राम आपको शो करना है, तो हमने एक डायग्राम बना के देख लिया कि ऐसे बनता है डायग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साइंटिफिक टर्म इज यूज्ड फॉर द चेंजेस शोन इन द अबव। तो अबव में हमने देखा कि क्या चेंजेस था, आपका साइटोप्लाज्म जो है, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ गया था बहुत ही ज़्यादा। तो इसको 2 नाम देते हैं, एक बोलते हैं जो अगर देखा जाए तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ही है, प्लाज्मोलिसिस, या फिर इसी को बोलते हैं फ्लैसिडिटी। तो मैंने बता भी दिया था डिफरेंस कि फ्लैसिडिटी जो है वो क्या है, फ्लैसिडिटी का ही अगर एक्सेसिव हो जाए, फ्लैसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए
तो उसको प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे। तो ये चेंजेस को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं या फिर फ्लैसिडिटी बोलते हैं। फ्लैसिडिटी एक्सेसिव हो जाए तो उसको प्लाज्मोलिसिस बोलेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट शुड डन टू रीस्टोर द सेल बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। यानी कि आपको क्या था, यहाँ पे हुआ क्या, आपका सेल वॉल था, ठीक है, और इसमें मेम्ब्रेन वगैरह। तो ये जो आपका सोल्यूशन है, ठीक है, ये हमने इस पूरे सेल को रखा किस में है, शुगर सोल्यूशन में। तो यहाँ पे जो शुगर सोल्यूशन है वो कैसा बिहेव कर रहा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरह, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है। तभी तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें क्या हो, सेल के बाहर में क्या हो, वाटर लेवल कम हो और सेल के अंदर में जो वाटर लेवल है वो ज्यादा हो। ये हो गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हमें क्या करना है, फिर से नॉर्मल करना है, यानी कि फ्लैसिड प्लाज्मोलिसिस से फ्लैसिडिटी, फ्लैसिडिटी से टर्जिडिटी, है ना, टर्जिडिटी तक लेके जाना है। या टर्जिडिटी तक लेके जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल कीप इट मतलब सेल, ठीक है, वी विल कीप इट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वी विल कीप इट इनटू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, सो दैट द सॉल्यूशन, और यहाँ पे देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे एक ही होगा जो परफेक्टली मैच करेगा, वो होगा वाटर विल बी द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, वाटर में शुगर मिक्स है। हम अगर प्योर वाटर ले लें तो यानी कि उसमें क्या होगा, वाटर कंटेंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन वाटर ज़्यादा होगा। सो दैट द सॉल्यूशन, और मैं यहाँ वाटर लिखती हूँ, सो दैट द वाटर कैन एंटर द सेल एंड will make it turgid, या फिर इन द ओरिजिनल फॉर्म, टर्जिड नहीं बोलोगे तो लिखना ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, ब्रिंग बैक द सेल इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। समझ आ गया क्या बोला जा रहा है कि व्हाट शुड बी डन टू रीस्टोर द सेल बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। ओरिजिनल कंडीशन क्या था, एक नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में हमने क्या किया, उसको शुगर सोल्यूशन में डाल दिया, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर लो है, सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो सेल से वाटर क्या हुआ, बाहर का मूवमेंट शुरू हो गया, बाहर आने लगा। तो जैसे जैसे बाहर पानी आता जाएगा आपका सेल क्या होगा, प्लाज्मोलाइज होते जाएगा, फ्लैसिड होते जाएगा, मुरझाते जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि उसको हम लोग वापस करें, और मैंने बोला था प्लाज्मोलिसिस के 2 या 3 दिन के ही बाद आपको ये कर लेना होगा, अदरवाइज आपका कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो आप ये करना कि उसको फिर करना क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट कर दो ना, पूरे कंडीशन को ऑपोजिट कर दिया। हाइपरटोनिक सोल्यूशन रखा था तो फ्लैसिड हुआ, हाइपोटोनिक सोल्यूशन रख दो तो फिर से टर्जिड हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद वाटर क्या होगा, ऑब्वियसली अगर मैं मैं क्या करूँ, एक वाटर में रख दूँ, ठीक है, वाटर में रख दूँ तो अब क्या होगा, वाटर में ज़्यादा वाटर है या शुगर सोल्यूशन में ज़्यादा वाटर है, बताओ। वाटर में ही ज़्यादा वाटर है ना, सिंपल सा बात है। शुगर सोल्यूशन में तो शुगर भी है, वाटर भी है, तो वाटर ऑब्वियसली कम हो गया। तो ये जो वाटर है ये क्या होगा, ऑब्वियसली हाई टू लो जाता है, हमें पता ही है। तो हाई इधर हो गया और अब लो इधर हो गया, तो हाई टू लो जाना चालू हो जाएगा। फिर से वो पानी क्या होगा, वापस से इनवर्ड डायरेक्शन में जाना चालू होगा और आपका सेल जो है वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, समझ आया। तो ये क्या करेंगे, ये प्रोसेस हम लोग करेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस का एक टर्म है कि गिव द साइंटिफिक टर्म ऑफ दिस रिकवरी, और इस रिकवरी को क्या बोलते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस मतलब दिस इज नथिंग बट द रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस। प्लाज्मोलिसिस है उसी का रिवर्स प्रोसेस, ठीक है, उल्टा प्रोसेस। जैसे आप बोलते हैं एफॉरेस्टेशन, वो सीधा सीधा प्रोसेस है, पॉजिटिव वर्ड है। डिफॉरेस्टेशन मतलब आप क्या करते हो, पेड़ों की कटाई चालू करते हो, ठीक है। तो इसी तरह से डीप्लाज्मोलिसिस, नाम से ही क्लियर है, इसका यही नाम है साइंटिफिक नेम। डिफाइन द टर्म ऑस्मोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोसिस को डिफाइन करना। तो मैंने बताया भी है, पहले वीडियोस में देखा भी है, ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट, ऑस्मोसिस इज द, लिखो द लिख सकते हो, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ water molecules through a semi-permeable
permeable membrane, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन or you can write in the direction of high concentration to low concentration, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीज याद रखना है। क्या याद रखना है कि आपको लिखना है, ये लिखना मत भूलना है, दिस इज द की पॉइंट, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। कोई भी, जैसे कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट अगर बोलूँ तो डिफ्यूजन कहलाएगा। यहाँ स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ही ऑस्मोसिस कहलाएगा, ठीक है। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना इज मस्ट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना इज मस्ट, ठीक है। उसके बाद सेमी परमिएबल, और क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कैसा होना चाहिए, हाई टू लो होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन आपका हाई होना चाहिए, हाई से लो होना चाहिए, ठीक है। ये याद रहेगा, ऑस्मोसिस यही प्रोसेस है, और इसका डेफिनेशन आपके बुक में भी दिया हुआ है, अच्छे से आप उसको भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये हो गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, क्योंकि ये क्या है, किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग को अच्छे से ध्यान से देख लेना है कि इसमें बोल रहा है कि ये एक सेटअप दिया हुआ है और इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए एक फैक्टर से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है। हमें देखना है कि क्या इस एक्सपेरिमेंट का क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच फैक्टर इज बीइंग स्टडीड हियर। देखो मैं एक बार सेटअप क्लियर करा देती हूँ कि ये देखो एक बॉटल है, इस बॉटल में क्या किया गया, एक लीफ को डाल के रखा गया, ठीक, और उसमें डाल दिया गया KOH सोल्यूशन। देखो KOH सोल्यूशन डाला गया, ठीक है, और लीफ को इस बॉटल के अंदर डाला गया और बाकी के लीफ को बाहर छोड़ के रखा गया, ठीक है। आप देखो कुछ, या फिर ए पोर्शन को देखो, ये बाहर है और ये पोर्शन जो है ये अंदर है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो पहली बात किस फैक्टर का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे सिंस KOH हमने यूज किया है, तो इसका ये यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है, डिस्कस हो रहा है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी ही लिखना है ना, इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। वो हम लोग ये चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं कि CO2 क्या है, इम्पॉर्टेंट नेसेसरी है या नहीं है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग KOH इन द फ्लास्क। अब ये KOH को क्यों डाला है, KOH क्या करता है, तो KOH क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स, इट बोला मतलब KOH एब्जॉर्ब्स, फैक्चुअल क्वेश्चन है, एब्जॉर्ब्स CO2, ठीक है। यानी कि मैं बोलूं तो यहाँ पे अगर मैंने KOH डाल दिया तो अब यहाँ पे CO2 बिल्कुल नहीं होगा, CO2 एब्सेंट हो जाएगा, CO2 बिल्कुल भी नहीं होगा, CO2 क्या होगा, एब्सेंट होगा। इसके इंस्टेड पे KOH की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, और भी क्या रख सकते हैं, तो लाइमस्टोन रख सकते हैं, ठीक है, लाइमस्टोन रख सकते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि इट एब्जॉर्ब्स CO2, इसीलिए हमने क्या किया ऐसा। तो यानी हम क्या कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पार्ट ऑफ लीफ को सारा कुछ मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो सारा कुछ मिल रहा है, और एक पार्ट ऑफ लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, और तब हम लोग को देखना है कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस क्या हो पा रहे हैं। समझ में आया। तो 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि पहला क्वेश्चन था कि कौन सा डिस्कस किया जा रहा है, स्टडी क्या किया जा रहा है कि इज कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, पहला एक्सपेरिमेंट ये। दूसरा एक्सपेरिमेंट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग KOH इन द फ्लास्क। KOH इसलिए डाला है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट हो पाए, या ये क्या करता है, सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, और यानी कि हमें क्या करेगा, इस बॉटल में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। ये तो सबको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। सो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which प्लांट, ठीक है, प्लांट कैसे, प्लांट वैसे प्लांट जो कंटेन करते हैं, कंटेनिंग, वैसे प्लांट जो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, प्लांट कंटेनिंग क्लोरोफिल, ठीक है, इन द presence of CO2 and water produces
produces glucose and gives or releases O2 as byproduct in the presence of लाइट एनर्जी। अब ये मैंने जो लिखा, ज़रूरी नहीं है यही डेफिनेशन आपको लिखना है या फिर ये ऑथेंटिक है। आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड पकड़ना है। क्या क्या कीवर्ड होगा? पहला कीवर्ड होगा, जैसे मैंने आपको बता रखा है, फोटोसिंथेसिस का भी डिटेल वीडियो है आपका, आप जाके चेकआउट करना। उसमें मैंने बता रखा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कीवर्ड पकड़ना है। पहले हम लोग रॉ मटेरियल के बारे में बात करेंगे कि क्या CO2, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंडीशन है एक, वो है क्लोरोफिल। इस कंडीशन की बात करेंगे, ठीक। उसके बाद आएगा O2 एज अ बाय प्रोडक्ट। उसके बाद आएगा लाइट एनर्जी, जो कि सनलाइट की बात कर रहे हैं मेनली हम लोग, तो लाइट एनर्जी। उसके बाद होगा ग्लूकोज एंड वाटर। ये सारा क्या है, सिक्वेंशियल नहीं लिखा है मैंने बस लिखा है कि 6 कीवर्ड्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है, जिसमें से CO2 और वाटर ये क्या है, रॉ मटेरियल है। क्लोरोफिल और लाइट एनर्जी ये क्या है, कंडीशन रिक्वायर्ड है। और ग्लूकोज और O2 ये है प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट जो आपको मिलता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज इज द फूड, ठीक है, फूड है प्लांट के लिए। और ये फूड जो होता है वो किसके, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में बनता है। लाइट एनर्जी क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने मेंशन किया है यहाँ पे कि प्लांट कंटेनिंग क्लोरोफिल। कोई भी प्लांट से फोटोसिंथेसिस नहीं, प्लांट वैसे प्लांट जिसमें क्लोरोफिल हो, वैसे प्लांट से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कराने का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन अ लीफ ए इज टेस्टेड फॉर स्टार्च। देखो यहाँ पे क्या था, बॉटल था, ठीक है, जो भी बॉटल था यहाँ पे, इस बॉटल में लीफ है, ठीक। मान लो ये आपका लीफ है और इसका एक पार्ट जो है वो बॉटल के अंदर है। ये ऐसा बॉटल है जिसमें KOH है, यानी कि CO2 क्या है, एब्सेंट है, CO2 एब्सेंट है। और ये क्या है, आउटर पार्ट है, ये आपका आउटर पार्ट है। तो क्या चेंजेस हम लोग देखेंगे या क्या ऑब्जर्व करेंगे लीफ ए में, टेस्ट करेंगे अगर स्टार्च का, तो स्टार्च का टेस्ट करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि स्टार्च का टेस्ट हम लोग जब करते हैं तो जिस पार्ट में स्टार्च होता है वो कौन से कलर का हो जाता है, ब्लू ब्लैक। कौन सा कलर का हो जाता है, ब्लू ब्लैक, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इस पार्ट में, ठीक है, तो आउटसाइड पार्ट, आउटर पार्ट हैज ब्लू ब्लैक color after the starch test. After the starch test, starch test के बाद उसमें क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर है, बट नो चेंजेस, और देयर इज नो चेंजेस, कुछ भी करो, नो चेंजेस इन द पार्ट इनसाइड द बॉटल, ऐसे लिख सकते हो, पार्ट इनसाइड द बॉटल। यानी कि जब आपने देखा पार्ट इनसाइड द बॉटल, जब आपने देखा ये वाला पार्ट स्टार्च टेस्ट किया तो इसमें तो ब्लू एंड ब्लैक कलर आया, लेकिन जब आपने इसका स्टार्च टेस्ट किया तो इसमें कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिला। इससे क्या साबित होता है, इससे क्या प्रूव हो पा रहा है कि ब्लू ब्लैक कलर जहाँ है वहाँ स्टार्च है, यानी आउटर पार्ट में स्टार्च है बट इनर पार्ट में स्टार्च नहीं है। अब जब हम लोग स्टार्च की बात करें तो स्टार्च क्या है, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ग्लूकोज ना, ये भी क्या है, फूड कह लो, जिसका होल प्रोसेसिंग फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हुआ है, स्टार्च है ही नहीं, इसका मतलब जो ये जो आपका इनसाइड अपैरेटस है इसमें इस वाले पार्ट का फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं है। अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है तो एक ही कंडीशन तो मिसिंग हो रहा है ना, वो कंडीशन क्या है, CO2 मिसिंग हो रहा है। यानी कि इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो CO2 है वो क्या है, कंपलसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और ये पूरा अपैरेटस जो है वो आपको समझना है, KOH क्यों डाला है, ये KOH की जगह पे हम लोग CaO लगा सकते हैं, लाइमस्टोन लगा सकते हैं, ठीक है। राइट अ वेल लेवल केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये पता ही है, 6 CO2 प्लस 12 H2O, मैं ऊपर ही लिख देती हूँ, बेटर होगा,
6 CO2 प्लस 12 H2O। ठीक है, क्या चाहिए इसके लिए, क्लोरोफिल चाहिए और सन लाइट चाहिए। ये हो गया। तो उसके बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, जिसको बोलते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा कि आपका जो है ये क्या है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर देखोगे आप करके देख लेना, तो ये क्या है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन ये है, CO2H2O रॉ मटेरियल है, उसके बाद ये क्या है, फूड है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है और H2O। तो ये क्या है, दिस इज द वेल लेवल बोल रही हूँ, केमिकल इक्वेशन है, क्या है, बैलेंस्ड है, वेल बैलेंस्ड है। समझ में आया। फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा ओवरऑल ये टॉपिक था कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आई गेस 2020 और रिपीट भी हुआ है, शायद 2016 या 17 या 15 में शायद ये रिपीट हुआ है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन ये 2020 में तो डेफिनेटली पूछा है और फिर ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यानी कि याद रखना कि क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से एक एक्सपेरिमेंट दे दिया है कि आपका KOH डाला और फिर बोला कि क्यों क्या, तो आपको ये पूरा प्रोसेस आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे हमने कर लिया सारा डायग्रामेटिक, जो डायग्राम से रिलेटेड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस थे और एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो हमने कर लिए हैं। पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो प्लांट फिजियोलॉजी से ही रिलेटेड है, लेकिन वो अलग तरीके से पूछता है। जैसे कि क्या पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं एक्सप्लेन करने को। ठीक है, एक्सप्लेन करने को पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन करने में दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने बता दिया प्लाज्मोलिसिस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ इसको। प्लाज्मोलिसिस पूछ सकते हैं, एंडोस्मोसिस पूछ सकते हैं, एंडोस्मोसिस सारा रिलेटेड टर्म है। ठीक है, एक्सोस्मोसिस, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। ऑस्मोसिस को जैसे आपने देखा कि डायग्राम के थ्रू डिफाइन करने दिया था, एस्मोसिस। तो इस तरह के एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लोकेशन पूछ सकते हैं कि क्या कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो उस तरह से लोकेशन वाले क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट में ये ना बहुत क्लोज चीज़ को लेके आते हैं, जिसके मतलब जो फेनोमेना है मोस्टली क्या हो, एक जैसा ही दिखता हो, एक जैसा ही होता हो, लेकिन थोड़ा स्लाइट डिफरेंसेस हो। जैसे कि चलो गटेशन और क्या हो गया, गटेशन और आपका हो जाएगा ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन, गटेशन और ट्रांसपीरेशन के बीच का डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो गटेशन क्या होता है, गटेशन इज द प्रोसेस इसमें क्या होता है, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, वाटर इज इन ड्रॉपलेट और लिक्विड फॉर्म इज इन लिक्विड फॉर्म। ड्रॉपलेट लिखना बेहतर होगा, ड्रॉपलेट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वाटर इज इन वेपर फॉर्म, यहाँ पे जो वाटर रिलीज होता है, वाटर वो क्या होता है, वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है। और यहाँ पे वाटर जो होता है वो ड्रॉपलेट्स के बाद में आपको बताया मैंने किनारे पे होता है। ठीक है, तो ये इसका जो लोकेशन है वो क्या है, हाइडाथॉट्स है। इसके लोकेशन है हाइडाथॉट्स और इसके लोकेशन है मोस्टली स्टोमेटा और भी एरियल पार्ट। ठीक है, ये क्या है, स्टोमेटा और एरियल पार्ट है। तो ऐसे क्या है, डिफरेंसेस पूछ सकते हैं कि गटेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन क्या है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस को आपको क्या करना है, याद रखने हैं, पॉइंट वाइज लिखना है। और क्या पूछ सकते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो डिफ्यूजन क्या है, ये किसी भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस का मूवमेंट है। ठीक है, ये और ये क्या है, ये सिंपली स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, ठीक है, ये सब्सटेंस का मूवमेंट है, ये वाटर का मूवमेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये सारे क्या है, डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस आपको लिखने होते हैं। अगर ऐसे ऑस्मोसिस भी ना दे तो ये और क्लोज कर सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं, यहाँ पे एक और टर्म आता है, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या आता है टर्म, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी पूछ सकते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या होता है, वाटर और मिनरल का मूवमेंट होता है। ठीक है, वाटर और मिनरल का मूवमेंट होता है। और इसमें क्या होता है, मिनरल ये जो मूवमेंट है ये क्या होता है,
लो टू हाई होता है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, लो टू हाई, और हमें पता है कि नॉर्मली हम लोग जो करते हैं वो क्या है, हाई टू लो, हाई टू लो डायरेक्शन, ठीक है, ये हम लोग करते हैं। तो ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है पूछ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो पता ही है, मैंने बता दिया, बहुत डिटेल में कराया इसको। फोटोसिंथेसिस क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। ये क्या है, मेकिंग है, मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसमें मेकिंग हो रहा है ना, बन रहा है। और ये क्या है, ये है डिस्ट्रॉइंग और ब्रेकिंग, यानी ये क्या है, एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि ये यहाँ पे लाइट इज इंपॉर्टेंट, लाइट इज कंपल्सरी हियर, नो लाइट रिक्वायर्ड, नो लाइट। क्या आप अंधेरे में रहते हो तो रेस्पिरेशन नहीं करते हो, ब्रीथ नहीं करते हो, सांस नहीं लेते हो, आपका फूड पचता नहीं है, लाइट नहीं रहेगा तो आपका खाना नहीं पचेगा, ऐसा है क्या? तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो रेस्पिरेशन ऐसा होता है। तो ये क्या है, ये थ्रू आउट प्रोसेस है ना, थ्रू आउट प्रोसेस है, ये हमेशा होता रहता है, नो मैटर व्हाट इज द कंडीशन, लेकिन ये क्या है, थ्रू आउट प्रोसेस है। कोई भी कंडीशन हो, आपका रेस्पिरेशन तो होना ही है। और ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस, इसमें एज अ प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। और फूड का ब्रेकडाउन होकर हम लोग क्या बनाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, खर्च करते हैं ना, इसमें एनर्जी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को लाइट एनर्जी कराना है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है, ठीक है, बेसिक डिफरेंसेस, ज़्यादा नहीं लिखना है आप लोग को, 2 या 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो ये सब आप लोग को बेसिक डिफरेंसेस याद रखने हैं, बेसिक चीज़ याद रखना है, एक्सप्लेनेशन कर लेना है, डिफरेंस कर लेना है। ऑड वन आउट कभी कभी पूछ देते हैं कि कौन से ऑड वन आउट है, जैसे कोई सेल के बारे में दे देंगे, RBC है, WBC है, प्लेटलेट हो गया, या कुछ बोलेंगे, फिर ATP डाल देंगे। तो ऑब्वियसली ATP क्या है, ऑड वन है, ठीक है। ATP इज नथिंग बट एनर्जी सेल, और ये सब बाकी सारा क्या है, ब्लड सेल है। तो ये आपको ऐसे ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन पूछेंगे, लोकेशन ऑब्वियसली पूछेंगे ही पूछेंगे। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। फिर क्या बोलते हैं कि हाँ, दीज आर द बेसिक थिंग्स। आई थिंक यही सारे क्वेश्चंस जो हैं मिला के आपका प्लांट फिजियोलॉजी से अच्छा खासा मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। और प्लांट फिजियोलॉजी अच्छे से करके जाना है तो आपको मोस्टली, मतलब आपको इतना तो होगा कि आप मोस्टली क्वेश्चन कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। प्लांट फिजियोलॉजी करके गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे, और स्पेशली द एक्सपेरिमेंट एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। इस वीडियो को देख के इससे पूरा प्रैक्टिस करना है और आइडिया लगाना है कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। मैंने ये कोशिश की है आपको समझाने की, बताने की इस वीडियो में कि आंसर्स लिखने कैसे हैं, कितने प्रिसाइज आपको आंसर लिखना है। और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो तो आंसर लिखना हमेशा ईजी होता है, रट के जाओगे आंसर लिखना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली डायग्राम, आप डेफिनेशंस को थोड़ा रट सकते हो, लर्न कर सकते हो, और आप उस तरह से डायग्राम को मतलब एरर फ्री लिख सकते हो। लेकिन आप चाहो कि पूरा ही क्वेश्चन, पूरा ही सब कुछ एक साथ लिखूं, तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारा ये मैंने कोशिश किया आपको सारा समरी देने का, एक क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर में प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड मेरे तरफ से आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो गई है। अगर आप मेरा वीडियो जो मैंने प्रीवियसली बना रखा है वो और ये वाले क्वेश्चंस के सेट को अच्छे से करके जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि प्लांट फिजियोलॉजी आपके लिए कभी भी सरदर्द बनेगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लेना, इससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि सब मिलके आराम से प्रैक्टिस कर सकें एग्जामिनेशन के लिए। एंड स्टूडेंट्स, इट्स हाई टाइम, सो कीप प्रैक्टिसिंग।